हाँ जी बच्चों, तो गैमेटोजेनेसिस से स्टार्ट करना है। हेलो, Yes, yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, गैमेटोजेनेसिस, गैमेटो का मतलब होता है गैमेट और जेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ गैमेट इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। ठीक है ना। अब आप लोग जानते हैं कि जो गैमेटोजेनेसिस होता है, ठीक है, इसकी अगर करेक्ट डेफिनेशन हम कहें तो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट इन प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। और प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मेल के अंदर क्या होते हैं? टेस्टिस, और फीमेल में क्या होते हैं? ओवरीज। Ovary. Ovaries. ठीक है। हाँ, तो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट इन प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स लाइक टेस्टिस एंड ओवरीज इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। ठीक है। और बेटा गैमेटोजेनेसिस टू टाइप की होती है, एक होती है स्पर्मेटोजेनेसिस, एक होती है oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्म में होती, सॉरी, मेल में होती है, और गैमेटो और oogenesis जो होती है वो फीमेल में होती है। ठीक है ना। तो स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब क्या हुआ? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इन टेस्टिस, यानी कि टेस्टिस के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन क्या कहलाता है? जल्दी से बताइए। Spermatogenesis. यस, Spermatogenesis. स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है। और ये जो स्पर्म है ये मेल गैमेट है, इसको मेल गैमेट कहेंगे। एंड फॉर्मेशन ऑफ ओवम इन ओवरी इज कॉल्ड oogenesis। तो यहाँ पे जो ओवम है वो फीमेल गैमेट है। क्लियर? बात समझ में आ रही है सबके? तो चलिए आप Yes, मुझे sir. ये बताइए, जो गैमेटोजेनेसिस होता है, अब हम गैमेटोजेनेसिस वर्ड कर रहे हैं, इसका मतलब कॉमन बात कर रहे हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस की भी कर रहे हैं और oogenesis की भी। ठीक है। तो गैमेटोजेनेसिस में ये बताइए, गैमेटोजेनेसिस को कौन सा हार्मोन स्टिमुलेट करता है ताकि ज्यादा से ज्यादा FSH. गैमेट बने? यस, FSH. एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, which is released from anterior part of Anterior pituitary pituitary Anterior part of pars pituitary. pituitary gland। pars distalis of ठीक है, pituitary gland. ठीक है, एंटीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। और बेटा अब गैमेटोजेनेसिस को इंड्यूस तो कर दिया एफएसएच ने, लेकिन इसको इनहिबिट करने का काम कौन सा हार्मोन करेगा? Inhibin. इनहिबिन Inhibin. हार्मोन, INHIBIN, इनहिबिन हार्मोन। और इनहिबिन हार्मोन मेल में सेक्रेट कहाँ से होता है? सर्टोली सेल से। Sertoli cell. और फीमेल में कहाँ से सेक्रेट होता है? ग्रेनुलोज टिश्यू से। किससे रिलीज होता है? Granulose टिश्यू। tissue. ये नीट पे क्वेश्चन आ चुका है। और ग्रेनुलोर टिश्यू कहाँ मिलते हैं, किसके मिलते हैं? इनसाइड द ओवरी, ओवरी के अंदर मिलते हैं। क्लियर है सब लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। तो वही चीज यहाँ Yes, पे sir. लिखी हुई है कि इट अकर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एफएसएच एंड इनहिबिट बाय इनहिबिन हार्मोन इन बोथ मेल एंड फीमेल। क्लियर? In male, inhibin hormone released from Sertoli cells, and in female, inhibin hormone released from granulose tissue in ovary। बात समझ में आई नहीं आई? Yes, sir. सर फिर Yes, ये sir. ओवेरियन हार्मोन भी बोल सकते हैं ना? क्या चीज? ओवेरियन हार्मोन बोल सकते हैं ना? हाँ कह सकते हैं, क्यों नहीं कह सकते। ठीक है। चलिए अगला, अगली बात करते हैं। अब कौन सा ऐसा विटामिन है जो गैमेटोजेनेसिस में हेल्प करता है? विटामिन ई। विटामिन E. ई हेल्प्स इन गैमेटोजेनेसिस, क्योंकि विटामिन ई की वजह से गैमेटोजेनेसिस इंड्यूस हो जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में गैमेट्स बनते हैं। ठीक है। जिन पर्सन्स के अंदर विटामिन ई की डेफिशिएंसी हो जाती है उन्हें उन्हें हो जाती है स्टेरिलिटी या इनफर्टिलिटी, यानी कि उनकी बॉडी के अंदर प्रॉपरली गैमेट्स का फॉर्मेशन नहीं होता। तो देखो लिखा हुआ है, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ई कॉजेज स्टेरिलिटी इन बोथ मेल एंड फीमेल। क्लियर है सबको? बोलो। Yes, sir. हाँ, Yes, sir. हाँ, गैमेटोजेनेसिस आर ऑफ टू टाइप, दो तरीके का गैमेटोजेनेसिस होता है। नंबर फर्स्ट स्पर्मेटोजेनेसिस, और सेकंड oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ Formation of sperm इन मेल। in male. और oogenesis का मतलब फॉर्मेशन ऑफ एग इन Formation of फीमेल। egg in female. ठीक है। तो सबसे पहले हम स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ेंगे और उसके बाद हम oogenesis पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले स्पर्मेटोजेनेसिस। तैयार है सब लोग स्पर्मेटोजेनेसिस समझने के लिए? Yes, Yes, sir. sir. हाँ Yes, चलिए sir. देखिए, स्टार्ट करते हैं। रटने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए, मैंने आप लोगों को बताया था कि टेस्टिस के अंदर सेमिनीफेरस ट्यूब्यूल होती हैं, और सेमिनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर थ्री टाइप के सेल्स होती हैं। एक होती हैं
इंटरस्टिशियल सेल जिनको हम लेडिक सेल बोलते हैं जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सेक्रेट करता है। सेकंड होती है सर्टोली सेल्स और थर्ड सेल्स थी स्पर्मेटोगोनियल सेल जिनसे स्पर्म्स बनता था, याद है? Yes, sir. तो जो Yes, sir. स्पर्मेटोगोनियल सेल थी वहां पर वो कैसी थी? डिप्लॉइड थी, यानी कि उनका क्रोमोसोम नंबर 2n था, डिप्लॉइड सेल्स थी। तो सबसे पहले क्या करेंगी टेस्टिस के अंदर स्पर्मेटोगोनियल सेल्स क्या करेंगी अपने नंबर को इंक्रीज करेंगी। तो नंबर कैसे सेल्स इंक्रीज करती हैं? बाय माइटोटिक डिवीजन। सबसे पहले ये माइटोटिक डिवीजन करेंगी और माइटोटिक डिवीजन से स्पर्मेटोगोनियल सेल्स का जो नंबर है वो इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन उनके क्रोमोसोम नंबर पे कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। यानी कि शुरुआत में भी अगर डिप्लॉइड सेल्स थी तो बाद में भी जितनी भी सेल्स बनेंगी वो भी कैसी रहेंगी? बोलो। Diploid. डिप्लॉइड। क्योंकि Diploid. क्योंकि माइटोटिक डिवीजन में नंबर तो इंक्रीज होता है लेकिन क्रोमोसोम नंबर पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक नहीं है, आता। तो अगर शुरुआत में सपोज ये 500 स्पर्मेटोगोनियल सेल्स थी तो यहाँ पर हो गई कितनी? 2000 2000. 2000 स्पर्मेटोगोनियल सेल्स हो गई। ठीक है, लेकिन जितनी भी बनी वो सारी ही कैसी हैं? डिप्लॉइड। यानी कि शुरुआत में भी डिप्लॉइड थी बाद में भी डिप्लॉइड है, केवल सेल्स का नंबर इंक्रीज हुआ, क्रोमोसोम नंबर पे कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ। बात समझ में आई नहीं आई? Yes, sir. तो चूंकि यहाँ नंबर इंक्रीज हुआ है इसीलिए इसको नाम दिया हमने मल्टीप्लीकेशन फेज। क्या नाम दिया? Multiplication. Multiplication. मल्टीप्लीकेशन फेज। अब जो स्पर्मेटोगोनियल सेल बनी, अब वो स्पर्मेटोगोनियल सेल क्या करेंगी? ग्रोथ करेंगी और ग्रोथ करने से स्पर्मेटोगोनियल सेल कन्वर्ट हो जाएंगी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में। किसमें कन्वर्ट हो जाएंगी? Primary Primary spermatocyte. spermatocyte. हाँ, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में कन्वर्ट हो जाएंगी। और ये भी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स होंगी, ये भी डिप्लॉयड होंगी क्योंकि ग्रोथ से भी क्रोमोसोम नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं आता। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो इसका Yes, मतलब sir. स्पर्मेटोगोनियल सेल्स किसमें कन्वर्ट हो गई ग्रोथ करके? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में। ठीक है, इसीलिए इसको नाम दे दिया हमने ग्रोथ फेज। यानी कि सेकंड फेज कौन सी हो गई? Growth phase. ग्रोथ फेज। अब क्या होगा? अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स जो हैं अब उनमें मियोटिक फर्स्ट डिवीजन होगा। और आप लोग जानते हो मियोटिक फर्स्ट डिवीजन को हम रिडक्शन डिवीजन भी बोलते हैं। और इसमें क्या Yes, होता sir. है? सेल का नंबर तो डबल हो जाता है और क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है। नई बात समझ में आई? Yes, sir. अगर स्पर्मेटोसाइट सेल्स का नंबर अगर 1 है तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स कितनी हो जाएंगी? 2। 2. 2। और अगर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स डिप्लॉयड है तो जो 2 सेल बनेंगी वो कैसी होंगी? हैप्लॉयड। And haploid. हैप्लॉयड। नई बात समझ में आई? Applied. नई बात समझ में आई? Nice. आ गई Yes, सर। sir. आ गई। इसके बाद Yes, sir. फिर सेकंड मियोटिक डिवीजन होगा और सेकंड मियोटिक डिवीजन में क्रोमोसोम नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, बस सेल का नंबर डबल हो जाता है। ठीक है, बात Yes, समझ में आ sir. रही है? तो सेकंड मियोटिक डिवीजन जस्ट लाइक ए माइटोटिक डिवीजन होता है। तो इसमें क्या हुआ? सेकंड स्पर्मेटोसाइट से जब स्पर्मेटिड बने, ये स्पर्मेटिड है, टी डी आएगा यहाँ पे, डी। स्पर्मेटिक नहीं होता, स्पर्मेटिड। स्पर्मेटिड जो बने तो अगर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स का नंबर थी 2 सेल तो स्पर्मेटिक कितनी हो जाएंगी? 4। और क्रोमोसोम 4. नंबर सेम रहेगा, Oh. हैप्लॉइड है तो Same. हैप्लॉइड रहेगा। नहीं, Haploid. बात समझ में आई नहीं है? यस Yes, सर। sir. ठीक है, अब ये जो स्पर्मेटिड हैं अब ये डिफरेंशिएट करेंगी। क्या करेंगी? ये डिफरेंशिएशन करेंगी। Differentiate. और डिफरेंशिएशन करके जो स्पर्मेटिड है वो कन्वर्ट हो जाएंगे स्पर्म्स में और स्पर्मेटोजोआ में। तो डिफरेंशिएशन से क्रोमोसोम नंबर पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता और सेल के नंबर पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, बस मैच्योरेशन हो जाता है। तो यानी कि स्पर्मेटिड कन्वर्ट हो गए स्पर्म्स में या स्पर्मेटोजोआ में तो हैप्लॉइड सेल रही और नंबर जो यहाँ पे 4 था तो यहाँ पे भी 4 ही रहा। नहीं बात समझ में आई? यहाँ पे 4 यस था। सर, आ गया। Yes. आ गया? बात समझ में आई? यस सर। Yes, इसका sir. मतलब ये है कि इस फेज को, इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से स्पर्म्स का भरना ये कहलाएगा मैच्योरेशन फेज। इस तरीके से स्पर्मेटोजेनेसिस की 3 फेज हो गई, मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज एंड मैच्योरेशन फेज। क्लियर हुआ आप लोगों को? यस Yes, sir. सर। अब Yes, देखो sir. यहाँ पर जो स्पर्मेटोगोनियल सेल्स का जो क्रोमोसोम नंबर था सपोज 44 प्लस XY था, तो यहाँ पर भी कितना होगा? 44 प्लस XY, क्योंकि माइटोटिक डिवीजन से जितनी भी सेल्स बनेंगी सबका डिप्लॉयड है। ठीक है, उसके बाद जब ग्रोथ हुई तब भी 44 प्लस XY आएगा क्योंकि क्रोमोसोम नंबर सभी का डिप्लॉयड है। बोलो हाँ। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया? सेकेंड में हैप्लॉइड हो गया, यानी कि N हो गया, यानी कि 44 प्लस XY की जो एक सेल है वो 2 सेल में डिवाइड हो गई, 22 प्लस X, 22 प्लस Y। नई बात समझ?
Yes, sir. Yes, sir. Agree. उसके बाद सेकंड मियोटिक डिवीजन हुआ, सेकंड माइटोटिक डिवीजन हुआ, तो सेकंड माइटोटिक डिवीजन में क्या हुआ, सेकंड, तो इसमें क्या हुआ, 2 से क्या हो गई 4 सेल हो गई, यानी 22 प्लस एक्स 22 प्लस एक्स 22 प्लस वाई 22 प्लस वाई हो गई, 4 सेल बन गई। फिर ये 4 सेल जो है डायरेक्टली कन्वर्ट हो गई स्पर्म्स में और स्पर्मेटोजोआ में। नहीं बात समझ में? Yes, Yes, sir. sir. तो इस तरीके Yes, से sir. अगर हम दूसरे तरीके से देखें तो स्पर्मेटोगोनियल सेल से स्पर्मेटिड का बनना कहलाता है स्पर्मेटोसाइटोसिस। क्या बोलते हैं उसको? Spermatocytosis. Spermatocyte. स्पर्मेटोसाइटोसिस। Yes. और उसके बाद स्पर्मेटिड से स्पर्म्स का फॉर्मेशन क्या कहलाता है? स्पर्मियोजेनेसिस। क्या कहलाता है? Spermiogenesis. Spermiogenesis. हाँ, तो स्पर्मेटोसाइटोसिस और स्पर्मियोजेनेसिस को एक साथ मिलाकर हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। तो यानी कि अब आपकी मर्जी है, चाहे आप इधर से स्पर्मेटोजेनेसिस को 3 फेज में डिवाइड कर लो, चाहे इधर से 2 फेज में डिवाइड कर लो। नई बात समझ में आई आपको? Yes, sir. Yes, sir. Agree. आ गई ना? तो बताइए क्या चीज समझ में नहीं आई आपको? अब इसमें मैं एक न्यूमेरिकल डाल देता हूं, जो क्वेश्चन आपसे पूछेंगे लोग फंस जाते हैं, तुम कभी जिंदगी में फंसोगे नहीं। देखो कैसे। आपसे कहा जाएगा कि स्पर्मेटोगोनियल सेल्स का नंबर 20,000 है। कितना नंबर है? 20,000. 20,000। तो बताओ 20,000. तो बताओ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कितनी बनेगी? ग्रोथ ही तो करेंगी, तो यानी कि 20,000। 20,000. फिर बताओ सेकंड स्पर्मेटोसाइट क्या बनेगी? तो मियोटिक डिवीजन में डबल हो जाएगी. तो यानी कि 40,000 हो जाएंगी। 40,000. फिर सेकंड मियोटिक डिवीजन में क्या हो जाएंगी? जस्ट डबल हो जाएंगी, 80,000 हो जाएंगी। फिर 80,000. 80,000 जो है डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएंगी स्पर्म्स में। नहीं बात समझ में? 80,000. नहीं आई? Yes, sir. Yes. तो अगर आपसे Yes, पूछे sir. कि आपके पास जो है स्पर्मेटोगोनियल सेल्स 20,000 है, हाउ मेनी स्पर्मेटिड्स आर फॉर्म? आप बोल दो 80,000। 50,000. ठीक Yes, है। sir. आपसे पूछ सकते हैं हाउ मेनी स्पर्मेटोसाइट्स आर फॉर्म्ड? 40,000। ये 40,000. क्वेश्चन को उल्टा करके पूछ सकते हैं, आपसे बोल देंगे कि आपके पास जो है स्पर्मेटिड 80,000 है, हाउ मेनी स्पर्मेटोसाइट सेल्स आर रिक्वायर्ड? 2,000. 2,000 नहीं 20,000। ध्यान से देखा करो। 20,000. Yes, sir, 20,000. ठीक है, नहीं बात समझ में आई? Yes, sir. Agree. Hi, sir. Yes, sir. तो किसी को कोई भी क्वेश्चन जैसे पूछना है पूछ लीजिए, ये बिल्कुल क्लियर है कॉन्सेप्ट। चलिए आगे। Yes, sir. Yes, sir. चलिए अब आता है, म्यूट कर दो बेटा, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। स्पर्म की स्ट्रक्चर के बारे में आता है कि स्पर्म की स्ट्रक्चर होती कैसी है। तो बेटा जो स्पर्म है, स्पर्म की बॉडी जो है 5 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। सबसे आगे होता है एक्रोसोम, फिर होता है हेड, फिर होती है नेक, फिर होता है मिडिल पीस और फिर होती है टेल। 5 पार्ट में जो है जो स्पर्म है उसकी बॉडी डिवाइड होती है। सबसे आगे की तरफ जो एक्रोसोम होता है, जिसको हम ये मैंने कर दिया, जो सबसे आगे की तरफ एक्रोसोम होता है, इसकी शेप होती है कॉनिकल शेप। कैसे शेप होती है? Conical shape. Conical. कॉनिकल शेप। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है? एट द एंटीरियर एंड ऑफ हेड। हेड के एंटीरियर एंड में प्रेजेंट होता है। एंड एक्रोसोम को बनाता कौन है? गोल्जी कॉम्प्लेक्स। कौन बनाते हैं? ये Golgi नंबर ऑफ, complex. हाँ कई बार नीट में क्वेश्चन आ Golgi चुका है complex. कि एक्रोसोम को बनाता कौन है? गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी बॉडीज। क्लियर है? बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है आपको? Yes, sir. Yes, sir. और Agree. बेटा एक्रोसोम के अंदर प्रेजेंट होते हैं स्पर्म लाइसिन एंजाइम। और ये जो स्पर्म लाइसिन एंजाइम है, जब स्पर्म ओवम के पास पहुंचता है तो एग के चारों तरफ की जो मेम्ब्रेन है उसको डिसॉल्व करने में हेल्प करता है स्पर्म लाइसिन एंजाइम। नहीं बात समझ में आई? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. इसके बाद सेकंड जो पार्ट है जिसके पोस्टीरियर साइड में, दिस इज कॉल्ड हेड। हेड के अंदर प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस का काम होता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करना। इसके बाद हेड के बाद जब पीछे की तरफ आती है नेक। नेक जो होती है बेटा, नेक में 2 टाइप के सेंट्रियोल दिखाई देते हैं। एक है प्रोक्सिमल सेंट्रियोल और एक है नीचे की तरफ डिस्टल सेंट्रियोल। यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा ये किस तरीके से, इस तरीके से जुड़े हुए हैं, यानी कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। यानी कि प्रोक्सिमल सेंट्रियोल ये हो गया और ये डिस्टल सेंट्रियोल हो गया। तो प्रोक्सिमल और डिस्टल सेंट्रियोल के बीच में कितना एंगल होगा? 90. 90 degree. 90 डिग्री का 90 एंगल। 90 degree. और बेटा प्रोक्सिमल सेंट्रियोल का काम क्या होता है? प्रोक्सिमल सेंट्रियोल का काम होता है, इसकी वजह से जाइगोट के अंदर फर्स्ट क्लीवेज होता है। यानी कि ये किसकी चीज के लिए रेस्पॉन्सिबल है? फर्स्ट क्लीवेज इन जाइगोट। क्लीवेज का मतलब क्या होता है? डिवीजन। Yes, डिवीजन। sir. आप लोग जानते हो Yes, sir. जाइगोट सिंगल सेल्ड है, मल्टी सेल्ड स्ट्रक्चर है? Single, sir. Single Single cell. cell.
जाइगोट सिंगल सेल Single स्ट्रक्चर है, cell. ठीक है। और आप लोग जानते हो Single cell. एम्ब्रियो जो होता है वो मल्टी सेल्ड होता है, एम्ब्रियो मल्टी सेल्ड होता है ना। तो जाइगोट Yes, सिंगल Yes, सेल sir. से मल्टी सेल्ड एम्ब्रियो में कन्वर्ट होने के लिए क्या होते हैं, डिविजन्स होते हैं। उन डिविजन्स को हम नाम देते हैं क्लीवेज। तो जाइगोट के अंदर फर्स्ट क्लीवेज के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन सा सेंट्रियोल है, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। Proximal. proximal अब आप centriole. कहोगे कि सर एग का सेंट्रियोल कहाँ चला गया, उसने काम क्यों नहीं किया? क्योंकि बेटा जब सेकंड मियोटिक डिवीजन होता है, तो सेकंड मियोटिक डिवीजन के टाइम पर क्या होता है, जब सेकंड पोलर बॉडी बनती है, तो सेकंड पोलर बॉडी के अंदर जो ओवम है उसका सेंट्रियोल चला जाता है। यानी कि किसमें शिफ्ट हो जाता है ओवम का सेंट्रियोल? Second polar body में. यस, सेकंड पोलर बॉडी में चला जाता है। इसीलिए जाइगोट जो है डिपेंड करता है स्पर्म की, जाइगोट डिपेंड करता है, जाइगोट के अंदर फर्स्ट क्लीवेज डिपेंड करता है प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल पर। क्लियर है सब लोगों को, यस या नो? Yes, sir. Yes, ठीक sir. है, Yes, चलिए sir. अगला पोलर जो बॉडी क्या होता है? बेटा आगे की बात मत करो, पोलर बॉडी आगे आएंगी, अभी जस्ट इतनी बात सुन लो, बस जितनी बात बताइए, सब चीजें धीरे धीरे स्टेप टू स्टेप आएंगी। क्लियर? अभी जो जो टॉपिक चलते जा रहे हैं आप सीखते चले जाओ, बस सब कुछ आ जाएगा माइंड के अंदर। तो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल का फंक्शन क्या है? इसकी वजह से जाइगोट में First क्या होता cleavage है, in zygote. फर्स्ट क्लीवेज होता First है। cleavage. First और नीचे Yes, की sir. तरफ जो डिस्टल सेंट्रियोल है जो उसकी परपेंडिकुलर है, डिस्टल सेंट्रियोल का काम होता है एक्सियल फिलामेंट का फॉर्मेशन। ये क्या बनाता है? Axial filament. Axial filament. यस, एक्सियल फिलामेंट बनाता है, एक्सियल फिलामेंट बनाता है। और नेक के बाद तीसरा जो फोर्थ जो पार्ट आता है, दिस इज कॉल्ड मिडिल पीस। और ये मिडिल पीस क्या है? ये एनर्जी हाउस या पावर हाउस ऑफ स्पर्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है? Powerhouse of sperm. Powerhouse. Powerhouse. क्योंकि जब स्पर्म मूवमेंट करता है, जब स्पर्म टेल के थ्रू मूवमेंट करता है, उसको बोला जाता है स्पर्म मोटिलिटी। तो स्पर्म मोटिलिटी टेल की वजह से होती है, जो चलता है वो, ठीक है। तो उस समय उसको जो एनर्जी मिलती है वो कौन प्रोवाइड करता है? मिडिल पीस। Middle piece. क्यों करता है? क्योंकि मिडिल पीस के अंदर 20 to 30 माइटोकॉन्ड्रिया अरेंज हो जाते हैं स्पाइनल मैनर में। इस तरीके से स्पाइरल मैनर में 20 से 30 माइटोकॉन्ड्रिया अरेंज हो जाते हैं और वो प्रोवाइड करते हैं एनर्जी, स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से स्पर्म में मूवमेंट होती है, जिसको हम नाम देते हैं स्पर्म मोटिलिटी। नई बात समझ में आई? Yes, sir. आ गई. Yes, sir. Yes, sir. इसके बाद फिफ्थ जो पार्ट है, दिस इज कॉल्ड टेल। टेल की वजह से स्पर्म जो है स्विमिंग करके आगे की तरफ फैलोपियन ट्यूब में आगे की तरफ जाता है, आगे की तरफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में जाता है, ठीक है, जिसको हम नाम देते हैं स्पर्म मोटिलिटी। और स्पर्म मोटिलिटी होती कितनी है? मैंने आपको बताया था 1.5 to 3 mm पर मिनट, यानी कि 1 मिनट में ये कितनी डिस्टेंस कवर करता है? 1.5 से 3 mm। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अब आप लोग आगे आगे बोलना है। चलिए अगला है स्पर्मेटिड और स्पर्म्स के बीच में डिफरेंस क्या है। बेटा स्पर्मेटिड का जो बॉडी वेट होता है वो मोर होता है, यानी कि मोर मास होता है। स्पर्म का लेस मास होता है। स्पर्मेटिड जो होते हैं नॉन मोटाइल होते हैं। क्यों? क्योंकि स्पर्मेटिड के पास टेल नहीं होती है, टेल लेस होते हैं। जबकि स्पर्म जो होते हैं वो मोटाइल होते हैं, क्योंकि इनके पास टेल प्रेजेंट होती है। और स्पर्मेटिड में गोल्जी कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होते हैं, जबकि स्पर्म के अंदर गोल्जी कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर देते हैं एक्रोसोम। क्लियर है डिफरेंस? Yes, sir. Yes, चलिए। sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए अब आता है स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। तो बताओ स्पर्म के, अब आगे आगे आप आंसर दोगे, कोई चुप नहीं बैठेगा। स्पर्म के कितने पार्ट? 5 parts. Five. Five parts. पहले पार्ट का नाम? Acrosome. Acrosome. कैसी शेप? कैसी शेप? Conical. Conical shape. कहाँ पर प्रेजेंट? Present at the Anterior and Anterior and anterior. outside. हाँ, कौन सा एंजाइम होता है इसमें? sperm lysine Sperm enzyme. lysis enzyme. उसका काम क्या है? Dissolving in the egg. Dissolving egg Breaking. membrane एग मेम्ब्रेन ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। जब फर्टिलाइजेशन होता है उस समय एग मेम्ब्रेन को during fertilization. एक्रोसोम को कौन फॉर्म करता है? Golgi complex. Golgi complex. सेकंड पार्ट का नाम क्या है? Head. हेड में क्या प्रेजेंट होता है? Nucleus. Nucleus. उसका काम क्या है? Genetic information को transfer करना. कराते हैं. थर्ड पार्ट क्या है? Neck. Neck. नेक किस किस को कनेक्ट कर रहा है? Head और middle piece. Head Head और और middle middle piece. middle piece. और इसमें क्या है? कंटेनिंग दो Central. Two central. विचार? Central. distal. Perpendicular to the Perpendicular to each other. पहले वाले का नाम? proximal Proximal. shape. किस फंक्शन? First cleavage. Cleavage in zygote. सेकंड
Distal Distal centriole. centriole. क्या फॉर्म करता है? Medial Axial मिडिल, अगला क्या, filament. अगले पार्ट का नाम Middle piece. क्या बोल Middle piece. क्या Powerhouse बोलते हैं? sperm. Powerhouse of sperm. क्यों बोलते हैं? बिकॉज 20 to 30 mitochondria in spinal manner. हाँ, 20 to अगले पार्ट 30. का नाम tail. Tail. क्या प्रोवाइड करता Sperm है? motility. कितनी होती है स्पर्म मोटिलिटी? 1.5 1.5 to 3 millimeter So it take per 30 minute. minutes to reach the ovum in fallopian tube. So it take 30 minutes to reach the ovum in fallopian fallopian tube. Fallopian. चलिए, स्पर्मेटोजेनेसिस क्लियर, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म क्लियर। चलिए अगला आता है oogenesis। बताइए, यहाँ तक आपको पॉइंट क्लियर हुआ? रट गई ना सब चीजें? Yes, sir. Yes, sir. चलिए अब oogenesis स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो तैयार हो जाइए oogenesis के लिए। देखिए, फॉर्मेशन ऑफ Formation of ovum in female body. इन फीमेल बॉडी ना कहेगा, अगर इन ओवरी कहते तो क्या गलत है? No, No, sir. sir. तो वो ज्यादा करेक्ट है ना? चलिए, तो बेटा मैंने आप लोगों को बताया था कि ओवरी के दो पार्ट होते हैं। एक पेरिफेरल पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं कॉर्टेक्स, और एक मिडिल पार्ट होता है Cortex. जिसको हम बोलते हैं मेड्यूला। Medulla. ठीक है, तो जो कॉर्टेक्स पार्ट होता है ओवरी का, मैंने आपको बताया था वहां पर ओवेरियन फॉलिकल सेल्स होती हैं जिनको हम बोलते हैं oogonia, जिसमें oogenesis के थ्रू ओवम बनते हैं, यानी कि एग बनते हैं। क्लियर? और Yes, जो sir. मेड्यूला पार्ट होता है, बीच वाला पार्ट, उसके अंदर तीन चीजें होती हैं। उसमें होते हैं लूज एरियोलो कनेक्टेड टिश्यू, उसमें ब्लड वेसल्स होती हैं, और उनके अंदर इलास्टिक फाइबर्स होते हैं। इसका मतलब जो एग का फॉर्मेशन होता है, ये ओवम का फॉर्मेशन होता है, वो कहाँ पर होता है? कॉर्टेक्स पार्ट ऑफ ओवरी। कहाँ पर होता है? Cortex part of Cortex part. ओवरी, यानी कि Cortex part of पेरिफेरल पार्ट ऑफ ओवरी। बताया था? Yes, sir. तो Yes, sir. सबसे पहले ये जो ओवेरियन फॉलिकल सेल्स हैं, इनमें मैनी माइटोटिक डिवीजन होंगे। मैनी माइटोटिक डिवीजन अकर, खूब सारे मैनी माइटोटिक डिवीजन होंगे, जिसकी वजह से मिलियंस ऑफ oogonia फॉर्म्ड एट बर्थ। जन्म के टाइम पर मिलियंस ऑफ oogonia बन जाएंगे। oogonia को ही हम बोलते हैं ओवेरियन फॉलिकल सेल्स। ठीक है, तो आप बिल्कुल इसे स्पर्मेटोजेनेसिस से कंपेयर करके चलो। हमने वहां पे बताया था कि स्पर्मेटोगोनियल सेल्स ने सबसे पहले अपने नंबर को इंक्रीज किया था, और माइटोटिक डिवीजन करने के बाद नंबर ऑफ स्पर्मेटोगोनियल सेल बनी थी। उस फेज को हमने क्या नाम दिया था? मल्टीप्लिकेशन फेज। Multiplication. यहाँ पर भी तो सेम यही हो रहा है। जो Yes, sir. ओवेरियन फॉलिकल सेल्स हैं या oogonia हैं, वो माइटोटिक डिवीजन करने के बाद अपने नंबर को इंक्रीज करती हैं, यानी कि मिलियंस ऑफ oogonia फॉर्म्ड हो जाते हैं। तो ये फेज कौन सी हो गई? Multiple cell. मल्टीप्लिकेशन फेज। मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, इसका मतलब जब फीमेल बेबी गर्ल का जब जन्म होता है, उस समय उसके ओवरी के अंदर मिलियंस ऑफ oogonia प्रेजेंट होते हैं। मिलियंस ऑफ oogonia क्या रहते हैं? प्रेजेंट होते हैं। Different होती है. यानी कि एट द टाइम ऑफ बर्थ ओवरी के अंदर मिलियंस ऑफ oogonia होते हैं। लेकिन जैसे जैसे बेबी गर्ल बड़ी होती है, ठीक है, और वो प्यूबर्टी एज की तरफ जाती है, ये जो oogonia, नंबर ऑफ oogonia है, वो डिजनरेट होने शुरू हो जाते हैं। यानी कि बट टिल प्यूबर्टी नंबर ऑफ oogonia डिजनरेट, कॉल्ड फोलिकुलर एट्रेसिया। उस डिजनरेशन ऑफ oogonia को क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को? Follicular Follicular atresia. atresia. हाँ, फॉलिकुलर पर पहुंचती है, तब उसके पास 60,000 से 80,000 ही oogonia रह जाते हैं, बाकी सारे डिजनरेट हो जाते हैं। तो यानी कि अबाउट 60,000 to 80,000 oogonia रिमेनिंग टिल प्यूबर्टी। बात समझ में आई नहीं आई? Yes, sir. आगे. Yes, sir. ठीक है, यानी कि एट द टाइम ऑफ बर्थ ओवरी के अंदर मिलियंस ऑफ oogonia थे, लेकिन प्यूबर्टी तक पहुंचते पहुंचते केवल 60,000 से 80,000 oogonia रह गए, बाकी सारे डिजनरेट हो गए, और उस प्रोसेस को नाम दिया फॉलिकुलर एट्रेसिया। क्लियर? अब क्या होगा? Yes, sir. अब ये जो oogonia है, अब ये ग्रोथ करेंगे। क्या करेंगे? ये ग्रोथ। तो Growth. इस फेज को छोड़ दो, ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये ग्रोथ करेंगी, और ग्रोथ करने के बाद oogonia कन्वर्ट हो जाएंगी किसमें? प्राइमरी फॉलिकल्स में। और ये जो बीच में बना, इसको बोलेंगे डेवलप्ड प्राइमरी oocyte।
यानी कि oogonia कन्वर्ट हो गई प्राइमरी फॉलिकल्स में, और उनके बीच में उनमें क्या है, अंदर क्या है, डेवलप्ड प्राइमरी oocyte। अरे क्लियर है? Yes, sir. Yes, अब sir. अब इसको कंपेयर करो स्पर्मेटोजेनेसिस से। मैंने आपको कहा था कि स्पर्मेटोगोनियल सेल ग्रोथ करके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में कन्वर्ट होते हैं, तो उसे बोलते थे ग्रोथ फेज। याद आया? Yes, sir. यहाँ Yes, sir. पर oogonia कन्वर्ट हो रहे हैं प्राइमरी oocytes में, तो इस फेज को क्या बोल दोगे आप? ग्रोथ फेज। Growth phase. नई बात समझ में आई? आगे sir. Yes, sir. ठीक है। अब क्या होगा? अब ये जो प्राइमरी फॉलिकल यानी कि डेवलप्ड प्राइमरी oocyte बना, अब क्या हुआ? अब यहाँ पे फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होगा। फर्स्ट मियोटिक डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा, बट अरेस्ट एट डिप्लोटीन स्टेज ऑफ प्रोफेज 1 ऑफ फर्स्ट मियोटिक डिवीजन टिल प्यूबर्टी। यानी कि इसमें फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होगा, और जब फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होगा तो आप लोग जानते हो मियोटिक डिवीजन जो होता है उसकी 4 फेज होती है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। होती है नहीं होती है? Telophase. तो Yes, अगर sir. हमने मियोटिक फर्स्ट डिवीजन कहा तो हम बोलेंगे प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टीलोफेज 1। क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. तो जब फर्स्ट मियोटिक डिवीजन यहाँ पर होगा, स्टार्ट होगा, तो फिर उसके बाद ये प्रोफेज 1 की डिप्लोटीन स्टेज में ये क्या हो जाएगी? अरेस्ट हो जाएगी। Arrest. अरेस्ट हो जाएगी टिल प्यूबर्टी, प्यूबर्टी तक। यानी कि प्यूबर्टी तक इसी फॉर्म में सारे के सारे एग रहेंगे। किस फॉर्म में रहेंगे? कौन सी स्टेज में रहेंगे? डिप्लोटीन स्टेज ऑफ प्रोफेज 1, Diplotin stage of डिप्लोटीन स्टेज prophase 1. प्रोफेज 1 ऑफ फर्स्ट मियोटिक डिवीजन में ये रुके रहेंगे टिल प्यूबर्टी तक। और जैसे ही प्यूबर्टी आएगी, एट प्यूबर्टी मोर एस्ट्रोजन हार्मोन सेक्रेट होगा, और जैसे ही मोर एस्ट्रोजन हार्मोन सेक्रेट होगा ये प्राइमरी फॉलिकल कन्वर्ट हो जाएंगे सेकेंडरी फॉलिकल में, सेकेंडरी फॉलिकल कन्वर्ट हो जाएंगे टर्सरी फॉलिकल में, जिसको हम बोलते हैं ग्रेफियन फॉलिकल। किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? Graphene follicles. हाँ, Graphene ग्रेफियन follicle. फॉलिकल। ठीक है। एंड जैसे ही ओवुलेशन होने वाला होगा उससे पहले ये फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। देखो लिखा है बिफोर ओवुलेशन फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। और जैसे ही मियोटिक डिवीजन कंप्लीट होगा तो ये जो एक सेल है, ये जो इसके अंदर एक सेल है, वो कितनी सेल में डिवाइड हो जाएंगी? 2 सेल में डिवाइड हो जाएंगी। यानी कि प्राइमरी oocyte जो है वो किस प्राइमरी oocyte किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सेकेंडरी Secondary oocyte में oocyte में. और फर्स्ट पोलर बॉडी। एक सेल 2 में डिवाइड हो जाएगी ना, तो प्राइमरी oocyte किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सेकेंडरी oocyte, और एक बन जाएगी फर्स्ट पोलर बॉडी। बताइए समझ में आई नहीं आई? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अब ये जो सेकेंडरी oocyte और फर्स्ट पोलर बॉडी बनी, ठीक है, ये ग्रेफियन फॉलिकल्स हैं, ठीक है, जिसको टर्सरी फॉलिकल भी कह सकते हैं। तो ये जो सेकेंडरी oocyte और फर्स्ट पोलर बॉडी बनी, अब इनके बाहर की तरफ मेम्ब्रेन होती है। कौन कौन सी मेम्ब्रेन होती हैं? इधर देखिए। सबसे पहले देखिए, मैं थोड़ा सा वैसे कर देता हूं जो दिखाई दे। आप देखिए, सेकेंडरी oocyte और फर्स्ट पोलर बॉडी के जस्ट बाहर की तरफ एक लेयर दिखाई दे रही है, जो सबसे पहली लेयर है, जिसको बोलते हैं जोना पेलिसिडा लेयर। क्या बोलते हैं? Zona Zona pellucida. pellucida. उसके जस्ट बाहर की तरफ जो लेयर दिखाई दे रही है वो है कोरोना रेडिएटा। कौन सी लेयर है? Corona Corona radiata. radiata. कोरोना रेडिएटा, रेडिएटा। ठीक है। और देखो बिल्कुल मैं ये भी बना रहा हूँ जिससे आपको ये सब चीज दिखनी शुरू हो जाएंगी। अब देखो बाहर की 2 लेयर दिखाई दे रही है आपको। सबसे जो बाहर की Yes. लेयर है वो है थीका एक्सटर्ना, और अंदर वाली क्या है? थीका इंटरना। Theca और interna. दोनों को एक साथ मिलाकर आप बोलोगे थीका Theca लेयर। layer. थीका लेयर। बात समझ Theca में आ रही layer. है? हाँ, थीका Yes, लेयर। sir. ठीक है। तो थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरनल ने मिलकर थीका लेयर बनाया, और अंदर है जोना पेलिसिडा, फिर कोरोना रेडिएटा, और कोरोना रेडिएटा और थीका लेयर के बीच में जो ये लेयर दिखाई दे रही है, ये सारी, ये है मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा। क्या है ये? Membrana Membrana granulosa. granulosa. ग्रेनुलोसा, मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा। क्लियर? सबको लेयर समझ में आ गई? Yes, sir. Yes, sir. यानी कि इनर टू आउटर अगर आप चलोगे तो सबसे पहले लेयर आएगी आपकी जोना पेलिसिडा, फिर आएगी कोरोना रेडिएटा, उसके बाद आएगी आपकी मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा, उसके बाद आएगी थीका इंटरना, फिर आएगी थीका एक्सटर्ना। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. और मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा के अंदर एक फ्लूइड फिल्ड स्पेस प्रेजेंट है, जिसको हम नाम देते हैं एंट्रम।
क्या बोलते हैं इस फ्लूइड फिल्ड स्पेस को नाम? एंड्रम। एंड्रम। और इसके अंदर एक फ्लूइड फिल्ड होता है जिसको हम नाम देते हैं लिक्वर फॉलिक्यूल, लिक्वर फॉलिक्यूली। क्या फील्ड होता है इसके अंदर? Liquid follicle. लिक्वर फॉलिक्यूली। हाँ, लिक्वर फॉलिक्यूली, CULI, ठीक है, लिक्वर फॉलिक्यूली होती है। और दूसरी साइड में देखो, ये जो आपको मेमरा ग्लोसो में दिख रहा है, ये जो है ये है कोमुलस ऊफोरस। ये एक तरीके से प्लग है। तो ये जो प्लग है इसको बोलते हैं कोमुलस ऊफोरस। इसकी वजह से जो ह्यूमन का एग होता है वो ई सेंट्रिक होता है, बिल्कुल सेंटर में नहीं होता, थोड़ा सेंटर से हल्का सा शिफ्ट रहता है। ई सेंट्रिक एग होता है। कैसा एग होता है? Eccentric. Eccentric. ई सेंट्रिक एग। क्लियर है? सब कुछ स्ट्रक्चर समझ में आ गई? Yes, sir. Yes. यस अब सर। क्या होगा एट 14th डे? जैसे ही 14th डे होगा, या 14th डे किसका? 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल मेंस्ट्रुअल साइकिल। साइकिल। आप ये मत बोलना 14th डे ऑफ मंथ, क्योंकि मंथ नहीं होता, मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। क्योंकि हर फीमेल की जो मेंस्ट्रुअल साइकिल की टाइमिंग होती है, डेज होते हैं, वो अलग अलग होते हैं। इसीलिए आप कहोगे ऑन 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है। LH कंसंट्रेशन क्या हो जाती है? हाई हो जाती है। LH कंसंट्रेशन क्या हो जाती है? हाई नहीं हो हो जाती जाती है। है। ठीक है। यानी कि ल्यूटिनाइजिंग जो हार्मोन है उसकी कंसंट्रेशन हाई हो जाती है, जिसको हम नाम देते हैं LH सर्ज। क्या नाम देते हैं? LH LH सर्ज। surge. सर्ज। एंड along with FSH release ovum into fallopian tube called ovulation। अब तुम देखो, ये जो सेकेंडरी oocyte है और फर्स्ट पोलर बॉडी, ये रिलीज होके अब कहाँ आएंगे? फैलोपियन ट्यूब में आएंगे। कहाँ पर आएंगे? फैलोपियन ट्यूब, जिसको हम बोलेंगे ओवुलेशन। क्या बोलेंगे? ओवुलेशन। Ovulation. ओव्यूलेशन। तो ओवुलेशन, अब इसको रिलीज करने के लिए जो बाहर की लेयर्स हैं, इन लेयर को रप्चर कौन करेगा? LH हार्मोन। इसीलिए 14th डे पे LH की कंसंट्रेशन हाई हो जाती है और वो इन सारी लेयर को क्या कर देता है? रप्चर कर देता है, जिसकी वजह से सेकेंडरी oocyte और फर्स्ट पोलर बॉडी रिलीज होके फैलोपियन ट्यूब में आती है, जिसको बोलते हैं ओवुलेशन। नई बात समझ में आई? Yes, sir. यस आगे. सर। आगे बात Yes, समझ में? sir. ठीक Yes, है। sir. लेकिन जब ये सेकेंडरी oocyte और फर्स्ट पोलर बॉडी रिलीज होके आते हैं तो ये अकेले नहीं आते, इनके साथ लेयर भी लगकर आती हैं कुछ। जैसे ये रहा सेकेंडरी oocyte और ये रही फर्स्ट पोलर बॉडी। ये सेकेंडरी oocyte है और ये रहा फर्स्ट पोलर बॉडी। तो इनके साथ बाहर की तरफ जोना पेलुसिडा लेयर भी लगकर आएगी, उसके बाहर की तरफ कोरोना रेडिएटा भी लग के आएगी, और कुछ सेल्स जो हैं मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा की भी लगकर आएंगे। तब जाके ये फैलोपियन ट्यूब में रिलीज होगा। नई बात समझ में आई? Yes, sir. आगे. यस सर। यानी कि ये जो पूरा पोर्शन है जो मैंने येलो बना रखा है, यानी कि जोना पेलुसिडा भी जाएगी रिलीज होते ओवुलेशन में, कोरोना रेडिएटा भी जाएगी, और कुछ अमाउंट जो है मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा की भी चिपक के चली जाएगी। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. हाँ। और बाकी जो लेयर ओवरी के अंदर रह जाएंगी वो कौन कौन सी लेयर रह जाएंगी? थीका इंटरना और थीका एक्सटर्ना। ठीक है। थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना एंड सम अमाउंट ऑफ मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा, ये लेयर जो है कहाँ रह जाएंगी? ओवरी में रह जाएंगी। ओवरी। ओवरी में रह जाएंगी। और बाकी सारा रिलीज होके कहाँ चला जाएगा? फेलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब। और उस प्रोसेस को आप नाम दोगे ओवुलेशन। क्या नाम दोगे? ओवुलेशन। ओवुलेशन। Ovulation. अब क्या करेगा? अब LH क्या करेगा? जो लेयर्स जैसे थीका लेयर जो वहां पर रह गई, ओवरी के अंदर रह गई, अब ये LH उनको कन्वर्ट कर देगा कॉर्पस ल्यूटियम में। किस में कन्वर्ट कर देगा? कॉर्पस luteum. ल्यूटियम। और कॉर्पस ल्यूटियम एक टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड है, टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड में कन्वर्ट कर देगा, जिसको नाम देते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। और ये कॉर्पस ल्यूटियम रेगुलरली प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन सेक्रेट करेगा। रेगुलरली क्या सेक्रेट करेगा? प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन हार्मोन। ठीक है। क्यों करेगा? क्योंकि आपको मालूम है कि एस्ट्रोजन हार्मोन का काम क्या होता है? थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम वॉल, यानी कि वो एंडोमेट्रियम वॉल की थिकनिंग बनाएगा, उसकी मोटाई बनाएगा, थिकनिंग करेगा। क्यों थिकनिंग करेगा? क्योंकि जो प्लेसेंटा बनता है वो एंडोमेट्रियम वॉल से बनता है, जितनी अच्छी थिकनिंग होगी उतना स्ट्रॉन्ग प्लेसेंटा बनेगा। तो एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से तो थिकनिंग होगी। और प्रोजेस्टेरोन क्या करेगा?
प्रोजेस्टेरोन जब तक रिलीज होगा तो वो थिकनिंग को क्या करेगा, मेंटेन करेगा। थिकनिंग को मेंटेन कैसे करेगा, वो यूट्रस की वॉल में कॉन्ट्रैक्शन नहीं होने देगा, क्योंकि अगर यूट्रस की वॉल में कॉन्ट्रैक्शन हो गया तो यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम वॉल है वो रप्चर होकर बाहर आ जाती है। ठीक है, तो वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जब तक सेक्रेट होगा तब तक यूट्रस की वॉल में कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, जिसकी वजह से एंडोमेट्रियम वॉल की थिकनिंग जो है मेंटेन रहेगी। नई बात समझ में आई? Yes, sir. Yes, तो sir. तो एस्ट्रोजन ने क्या किया, थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम वॉल किया, और प्रोजेस्टेरोन ने क्या किया, मेंटेनिंग द थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम वॉल। क्लियर है सब लोगों को? Yes, sir. ठीक है, अब क्या होगा अब ये जो ओवम है ये रिलीज होके कहाँ गया, फैलोपियन ट्यूब में। तो जब ओवम रिलीज होकर आएगा तो बताइए उसके साथ कौन कौन सी लेयर आएंगी साथ में? Zona pellucida, membrana glandulosa, Zona pellucida, corona corona radiata, radiata. membrana granulosa. ये लेयर्स आ जाएंगे इसके साथ लगकर, ठीक है ना। और ये रिलीज होके कहाँ गया, फैलोपियन ट्यूब में। जैसे ही Fallopian फैलोपियन tube. ट्यूब में आएगा सेकंड मियोटिक डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा। अभी तक तो फर्स्ट ही हुआ था ना कंप्लीट, सेकंड मियोटिक डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा। देखो लिखा है आफ्टर ओवुलेशन सेकंड मियोटिक डिवीजन स्टार्ट बट अरेस्ट एट मेटाफेज 2 ऑफ मियोटिक सेकंड डिवीजन। लेकिन मेटाफेज 2 स्टेज में ये क्या हो जाएगा, अरेस्ट हो जाएगा, रुक जाएगा। यानी कि सेकंड मियोटिक डिवीजन भी कंप्लीट नहीं होगा। यानी कि जैसे ही ओवुलेशन हुआ ये फैलोपियन ट्यूब में आया, सेकंड मियोटिक डिवीजन क्या हो गया, स्टार्ट हो गया, और सेकंड मियोटिक डिवीजन की मेटाफेज 2 स्टेज में ये क्या हो गया, अरेस्ट हो गया। और अब ये वेट करेगा स्पर्म की एंट्री का। क्यों? क्योंकि सेकंड मियोटिक डिवीजन तभी कंप्लीट होता है जब ओवम के साथ स्पर्म स्ट्राइक करता है। जब Yes, ओवम, sir. ठीक है, जब ओवम के साथ स्पर्म स्ट्राइक करता है तभी सेकंड मियोटिक डिवीजन क्या होता है बेटा, बताइए? Complete. हाँ, कंप्लीट। कंप्लीट होता है। बात समझ में आ रही है? और अगर स्पर्म ने स्ट्राइक नहीं किया तो सेकंड मियोटिक डिवीजन कंप्लीट नहीं होगा, और ओवम जो है ऐसे ही डीजनरेट फॉर्म में रिलीज हो जाएगा ब्लीडिंग फेज में। नई बात समझ में आई? Yes, sir. Yes, sir. यानी कि ये क्वेश्चन मेडिकल में कई बार आया है कि सेकंड मियोटिक डिवीजन कंप्लीशन कब होता है, ड्यू टू एंट्री ऑफ स्पर्म, जब स्पर्म एंटर करता है, यानी कि उसके स्ट्राइक पे डिपेंड करता है। क्लियर? तो अब क्या होगा, Yes, दो sir. केस बन जाएंगे। अब केस दो बनेंगे यहाँ पर, केस 1 और केस 2, मैंने ऐसे डिवाइड कराया। देखो दो कंडीशन है, फर्टिलाइजेशन या तो होगा या नहीं होगा। देखो लिखा है इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ यानी कि स्पर्म ने ओवम को साथ स्ट्राइक नहीं किया तो कॉर्पस ल्यूटियम क्या हो जाएगा, डीजनरेट हो जाएगा, और कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट करके एक येलो स्कार बना लेगा जिसको बोलेंगे कॉर्पस एल्बिकेंस। और फिर उससे प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज होना बंद हो जाएगा, और जैसे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज होना बंद होगा यूट्रस की एंडोमेट्रियम वॉल में कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगा, और कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होने की वजह से वो रप्चर होकर बाहर आ जाएगी, एंड नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। नई बात समझ में आई? Yes, sir. Yes, तो वो sir. लिखा है इफ फर्टिलाइजेशन does not occur corpus luteum degenerate form yellow scar called corpus albicans, so progesterone hormone become stop, so next menstrual cycle start। बताइए समझ में आई बात नहीं आई? Yes, sir. Yes, sir. Yes, और sir. अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो क्या सेकंड मियोटिक डिवीजन कंप्लीट होगा? No. नो, सेकंड sir. मियोटिक डिवीजन कंप्लीट No, sir. नहीं होगा। ठीक है, और इफ फर्टिलाइजेशन अकर, अगर सपोज फर्टिलाइजेशन हो गया तो जैसे ही स्पर्म ओवम के साथ जाके स्ट्राइक करेगा तो स्पर्म तो ओवम के अंदर जो वो मेटाफेज 2 में रुका हुआ था, ठीक है, वो स्टेज फिर कंप्लीट हो जाएगी और सेकंड मियोटिक डिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। बात समझ में आई या नहीं आई? और सेकंड मियोटिक डिवीजन जैसे ही कंप्लीट होगा सेकेंडरी oocyte कन्वर्ट हो जाएगा ओवम में, और सेकंड पोलर बॉडी में किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? Second Ovum or polar. second Ovum polar. में. सेकंड पोलर बॉडी सेकंड में। पोलर में। और यहाँ पे ह्यूमन के केस में फर्स्ट पोलर बॉडी और सेकंड पोलर बॉडी जो है वो डीजनरेट हो जाएगी, और ओवम जो है स्पर्म के न्यूक्लियस के साथ और ओवम का न्यूक्लियस आपस में फ्यूज कर जाएगा और फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। और जैसे ही फर्टिलाइजेशन होगा कॉर्पस एलएच क्या करेगा, कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन कर देगा, और कॉर्पस ल्यूटियम रेगुलरली प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज करेगा। ठीक है, और ज्यादातर कौन सा हार्मोन रिलीज करता है? ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज करता है। ये रेगुलरली फॉर्म में रिलीज करता रहेगा, जिसकी वजह से यूट्रस की वॉल में कॉन्ट्रैक्शन क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। और यूट्रस की वॉल में जब कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा
तो प्लेसेंटा बना रहेगा, यानी कि प्रेगनेंसी मेंटेन हो जाएगी। इसीलिए प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को कहा जाता है प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन। बताइए, बात समझ में आई नहीं आई? Yes, sir. तो वही चीज है, Yes, लिखे sir. if fertilization occur, corpus luteum maintain and continuously release progesterone, so next menstrual cycle stop and pregnancy start। बताइए, आपको oogenesis अच्छे से समझ में आई नहीं आई? Yes, sir. Yes, sir. बहुत अच्छे है? से समझ में आया। ठीक है, अच्छे से आया ना? ठीक है, सर क्वेश्चन केस हाँ वन एक बार से हाँ। रिपीट कर दीजिएगा सर, मेरा वो नेटवर्क चला गया था, सॉरी। बेटा ये सब चीज नहीं करनी है मेरे सर साथ, मुझे फर्स्ट टाइम हुआ है, मेरे सॉरी सर में दर्द हो रहा है, बहुत तबीयत मेरी खराब है, मैं बहुत हिम्मत कर करके सॉरी पढ़ा सर, रहा हूँ, ऐसा ना करो सॉरी जो मुझे दिक्कत हो। अब तुमने क्या चीज सर, तुम्हारी रह गई फर्स्ट अभी? टाइम हुआ है सर, क्या बस रह गया? केस फर्स्ट सर, सर केस सेकंड जगह शुरू किया सर, वैसे ही आ गया नेट सर, फर्स्ट टाइम गया है सर, वो डोंगल से कनेक्ट था, सॉरी सर। केस फर्स्ट क्या था? सर वो अप सर स्क्रॉल अप। केस फर्स्ट था कि इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो इस केस में क्या होगा, जो सेकंड मियोटिक डिवीजन है वो कंप्लीट नहीं होगा, और दूसरा क्या होगा, जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो डिजनरेट हो जाएगा और कॉर्पस एल्बिकेंस बना देगा, और जैसे ही कॉर्पस एल्बिकेंस बनाएगा तो प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन का सिक्रीशन बंद हो जाएगा, और जैसे ही प्रोजेस्टेरोन बंद होगा यूट्रस की वॉल में कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा और नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। ओके सर, यस सर, थैंक यू सर, सर कॉर्पस थैंक ल्यूटियम यू कहाँ सर। से बना था, ओके एक बार बता दो। है सर कॉर्पस ल्यूटियम कहाँ से बना था? वाह, पूरी मूवी खत्म हो गई और ये पूछ रहे थे हैं, पूरी मूवी सर खत्म Theca हो मतलब layer गई। ठीक है ना? हाँ, layers। और जो हाँ, रिमेनिंग जो रिमेनिंग लेयर्स और रह गई थी remaining ना, वो थे membrana हाँ उस granulosa और उसी theca layer। LH उसके साथ मिलके और वो कॉर्पस ल्यूटियम में बना दिया था उसने। ठीक है, थैंक यू। क्या क्या समझे तुम? सर जो रिमेन बच गया था, जो रिमेन क्या बचा? कौन कौन सी थीका लेयर? लेयर बचा था, और थोड़ा सा सम अमाउंट ऑफ मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा बचा था। हाँ हाँ, देखिए तुमने वही बस। बात कर दी कि पूरी मूवी खत्म हो गई, उसके बाद तुमने कहा यार ये सलमान खान कौन था? अरे मूवी ही सलमान खान की थी, है? जय हो। जय हो, है? हाँ, चलिए कोई बात नहीं, ये तो आप लोगों को oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस गैमेटोजेनेसिस पूरा क्लियर हो गया अच्छे से? यस Yes, सर। यस sir. सर, Yes, तो sir. आपको कहीं भी किसी एंगल से लग रहा है कि क्वेश्चन छूट जाएगा, 1% क्वेश्चन ही छूटेगा, ठीक है ना? ना बस पढ़ना है, नो बस सर, यस पढ़ना है। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं अगला टॉपिक, मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, अब बिल्कुल धीरे धीरे मैं बोलता हूँ क्योंकि मेरी तबीयत पता नहीं आज सर में दर्द क्यों हो गया है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है, देखो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है वो प्राइमेट्स में होती है। मैमेलिया, देखो मैमेलिया एक क्या है, सब क्लास है, Prime. मैटर, ठीक है ना? मैमेलिया एक क्लास है और उसका एक ऑर्डर है यूथीरिया, और यूथीरिया में एक ऑर्डर आता है यूथ, गलत बता रहा हूँ, रुक जाओ एक मिनट। मैमेलिया एक क्लास है, ठीक है, और यूथीरिया सब क्लास है, और उसका एक ऑर्डर है प्राइमेटा। उस प्राइमेटा के अंदर आते हैं प्राइमेट्स, और प्राइमेट्स में आते हैं मैन, एप और मंकी। तो जितने भी प्राइमेट्स होते हैं, मैन, एप, मंकी, इन सभी के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। कौन सी साइकिल होती है? Menstrual। मेंस्ट्रुअल मेंस्ट्रुअल साइकिल। साइकिल, मेंस्ट्रुअल क्योंकि साइकिल। इसमें और इसमें ब्लीडिंग का ब्लड लॉस होता है। लेकिन जितने भी नॉन प्राइमेट्स होते हैं, नॉन प्राइमेट्स कौन से होते हैं? जैसे हर्बीवोरस एनिमल, जैसे काऊ, बफेलो, शीप, गॉट, ये सारे हर्बीवोरस एनिमल, ये सब नॉन प्राइमेट्स हैं। जैसे कार्निवोरस एनिमल, जैसे टाइगर, लॉयन, जिराफ, टाइगर, लॉयन, ठीक है, कैट, डॉग, जितने भी कार्निवोरस एनिमल्स हैं ऑल आर द नॉन प्राइमेट्स। इसके बाद जैसे रुडेंट्स, रुडेंट्स क्या होते हैं? जैसे रैट, रैबिट, स्क्वायरल, ये सब क्या है बेटा? ये सारे के सारे नॉन प्राइमेट्स हैं। तो जितने भी नॉन प्राइमेट्स होते हैं उन सभी के अंदर एस्ट्रस साइकिल होती है, और जितने भी प्राइमेट्स होते हैं जैसे मैन, एप, मंकी, सभी में मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। और मेंस्ट्रुअल साइकिल में ब्लड लॉस होता है, लेकिन एस्ट्रस साइकिल के अंदर ब्लड लॉस नहीं होता। बात समझ में आई नहीं आई? Yes. ठीक है, Yes. ठीक है। अब बेटा जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो 28 या 29 डेज की होती है, ठीक है ना? तो बेटा फीमेल के अंदर जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है तो उस पीरियड को नाम देते हैं मिनार्च, और लगभग 45 या 50 इयर्स की एज में फीमेल के अंदर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो स्टॉप हो जाती है, उसको बोलते हैं मेनोपोज। क्या बोलते हैं? Menopause।
हाँ, मेनोपॉज। तो मिनार्स से मेनोपोज तक का जो पीरियड होता है उसके बीच में फीमेल जो है एग रिलीज करती है, ओवुलेशन करती है, इसीलिए उसको कहा जाता है फर्टाइल पीरियड ऑफ फीमेल। यानी वो उस बीच में वो बच्चे पैदा कर सकती है, उसके बाद वो बच्चों को पैदा नहीं कर सकती। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? ठीक है, यस सर। तो देखो लिखा हुआ है मेंस्ट्रुअल साइकिल में इट अकर इन फीमेल ऑफ प्राइमेट्स। प्राइमेट्स क्या होते हैं? मैन, एप, मंकी। नंबर ऑफ डेज इन मेंस्ट्रुअल साइकिल इज 28 टू 29 डेज होते हैं। और मेंस्ट्रुअल साइकिल जब स्टार्ट होती है तो क्या बोलते हैं उसको? Monarch. मिनार्क। मिनार। Menarche. और जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाती है तो उसे क्या बोलते हैं? Menopause. मेनोपॉज। Menopause. मेनोपॉज। ठीक है, और ये कब होता है? एट 45 टू 50 ईयर्स की एज में होता है। ठीक 45 है, to 50 years. हाँ हाँ, 45 या 50 इयर्स की एज में होता है। और इस पीरियड को हम नाम देते हैं फर्टाइल पीरियड ऑफ फीमेल। क्यों? क्योंकि बिकॉज इट प्रोड्यूस ओवम, क्योंकि इस समय ये क्या प्रोड्यूस करती है? ओवम प्रोड्यूस Ovum. करती है। ओवम। यस सर। चलिए स्टार्ट करते हैं स्टेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो बेटा 4 स्टेज मेंस्ट्रुअल साइकिल की होती है। पहली फेज का नाम है ब्लीडिंग फेज और मेंस्ट्रुअल फेज। पहली फेज का नाम क्या है? Bleeding phase or Phase or menstrual menstrual. phase. है। ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है उसके फर्स्ट डे से लेकर 5th डे तक होती है। और इस बीच में क्यों होता है? इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है, देखो कॉर्पस ल्यूटियम, देखो फर्टिलाइजेशन अगर नहीं हुआ है तो कॉर्पस ल्यूटियम क्या हो गया है? डीजनरेट हो गया है। और कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट होने की वजह से क्या हुआ है? प्रोजेस्टेरोन का सिक्रीशन स्टॉप हो गया है। और जैसे ही प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सिक्रीशन स्टॉप होगा तो जो यूट्रस की इनर वॉल है यानी कि एंडोमेट्रियम वॉल है उसमें कॉन्ट्रैक्शन और साइक्लिक चेंज स्टार्ट हो जाएंगे। और वो एंडोमेट्रियम वॉल रप्चर होके क्या हो जाएगी? बाहर आ जाएगी। ठीक है, तो उसको हम नाम देते हैं मेंसेस। क्या नाम देते हैं? मेंसेस। मेंसेस। अब क्वेश्चन ये उठता है कि व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ मेंस्ट्रुअल फ्लूइड? क्या कंपोजिशन होता है मेंस्ट्रुअल फ्लूइड का? तो बेटा आप लोग जानते हो कि जो यूट्रस की एंडोमेट्रियम वॉल होती है उसके अंदर होती हैं ब्लड वेसल्स, और ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड फ्लो करता है। और साथ ही साथ जो एंडोमेट्रियम वॉल होती है वो हाईली ग्लैंडुलर होती है, उसके अंदर ग्लैंड्स होती हैं, म्यूकस ग्लैंड्स होती हैं जिनसे म्यूकस रिलीज होता है। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? तो जब एंडोमेट्रियम वॉल रप्चर होकर बाहर आएगी तो क्या क्या चीज होगी उसमें? मेंस्ट्रुअल फ्लूइड में क्या क्या होगा? Blood एक तो vessel. रप्चर एंडोमेट्रियम वॉल होगी। सबसे पहले रप्चर एंडोमेट्रियम Blood वॉल होगी। vessel. बेटा मुझे बोलने दो ना Blood यार, मुझे बोलने दो। रप्चर एंडोमेट्रियम वॉल होगी, रप्चर ब्लड वेसल्स होंगी, उसके अंदर ब्लड होगा, उसके अंदर म्यूकस होगा, और उसके अंदर डीजनरेट ओवम होगा। क्या होगा? डीजनरेट ओवम। हाँ हाँ, तो ये सब चीजें जो है मेंस्ट्रुअल फ्लूइड से बाहर आएंगी और लगभग ये 1 से लेके 5 डेज तक होती रहेंगी, जिसकी वजह से जो फीमेल का जो ब्लड प्रेशर है वो लो हो जाएगा, बीपी लो रहता है इस टाइम पर, और टेम्परेचर राइज रहता है, टेम्परेचर बढ़ सकता है। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? और मेंस्ट्रुअल फ्लूइड हमेशा लिक्विड स्टेट में मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि उसके अंदर एक एंजाइम मिलते हैं जिसको बोलते हैं फाइब्रिनोलाइटिक एंजाइम, वो उसको हमेशा किस फॉर्म में रखता है? लिक्विड स्टेट में रखने का काम करता है। तो वही लिखा है यहाँ पर, लिखा है इन दिस स्टेज प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सिक्रीशन बिकम स्टॉप, सो कॉन्ट्रैक्शन एंड साइक्लिक चेंज अकर इन एंडोमेट्रियम वॉल ऑफ यूट्रस। कंपोजिशन ऑफ मेंस्ट्रुअल फ्लूइड में क्या होता है? डीजनरेट एंडोमेट्रियम वॉल, ब्लड वेसल्स, ओवम, म्यूकस, ब्लड एटसेट्रा। ठीक है, और menstrual fluid always remain in liquid state due to presence of fibrinolytic enzyme। कौन से एंजाइम की वजह से लिक्विड स्टेट में रहता है ये? Fibrinolytic. ठीक है, इन ब्लीडिंग फेज लो बीपी एंड हाई टेम्परेचर अकर। लो बीपी रहता है ब्लीडिंग फेज में और टेम्परेचर क्या रहता है? हाई। High. क्लियर है? इसके बाद जो सेकंड फेज आएगी, दिस फेज इज कॉल्ड प्रोलिफरेटिव फेज या फोलिकुलर फेज। क्या बोलते हैं इसको? Proliferative phase or follicular phase. हाँ, प्रोलिफरेटिव फेज और फॉलिकुलर फेज ये होती है फ्रॉम 6 टू 13th डे, यानी कि 5 डेज तक तो होगी ब्लीडिंग फेज, फिर उसके 6th डे से ये स्टार्ट होती है और 13th डे पे ये कंप्लीट होती है, प्रोलिफरेटिव और फॉलिकुलर फेज। और इस स्टेज में क्या होता है? एस्ट्रोजन हार्मोन का सिक्रीशन बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है?
एस्ट्रोजन hormone. हार्मोन। Estrogen. और एस्ट्रोजन हार्मोन का जब सिक्रीशन बढ़ जाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा, जो एंडोमेट्रियम वॉल जो रप्चर हो चुकी थी एंडोमेट्रियम वॉल, उसकी फिर से थिकनिंग स्टार्ट हो जाती है और न्यू ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए इसको कहा जाता है प्रोलिफरेटिव फेज। नई बात समझ में आई? Yes, sir. तो देखो लिखा है इन दिस स्टेज एस्ट्रोजन हार्मोन सिक्रीशन इंक्रीज विच हेल्प्स इन थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम वॉल, वो एंडोमेट्रियम वॉल की थिकनिंग कर देता है, एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू ब्लड वेसल्स, और न्यू ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशन कर देता है। क्लियर है? Yes, sir. ठीक है। हाँ, उसके बाद जो थर्ड स्टेज आएगी दिस इज कॉल्ड ओवुलेटरी फेज, या ठीक है, ओवुलेटरी फेज ऑन 14th डे, 14th डे पे होती है। किसके 14th डे पे? ऑन 14th डे ऑफ मंथ। ठीक है। नहीं, Menstrual cycle. मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है ना। तो ऑन 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल ओवुलेशन टेक्स प्लेस होता है। ठीक है, तो इसलिए इसको ओवुलेटरी फेज बोलते हैं। और आप लोगों को मैंने अभी बताया था कि 14th डे पे एलएच की कंसंट्रेशन हाई हो जाती है, जिसको हम नाम लेते हैं एलएच सर्ज, और अलोंग विद एफएसएच, वो एफएसएच के साथ मिलकर क्या कर देता है, ओवम के बाहर सेकेंडरी ओसाइट के बाहर की जो फॉलिकल लेयर्स हैं उनको सबको रप्चर कर देता है और उसको रिलीज कर देता है। किसको? अंदर फैलोपियन ट्यूब में रिलीज कर देता है, जिसको हम नाम देते हैं ओवुलेशन। नई बात समझ में आई? यस बोलो। सर। और दूसरा काम क्या करता है एलएच, जो लेयर ओवरी में रह गई, थीका लेयर जो ओवरी के अंदर रह गई, ये उनको क्या कर देता है, कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट कर देता है, ताकि रेगुलर फॉर्म में प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन रिलीज होता रहे, और एस्ट्रोजन की वजह से थिकनिंग, एंडोमेट्रियम वॉल की थिकनिंग हो जाए, और प्रोजेस्टेरोन की वजह से थिकनिंग मेंटेन हो जाए, क्योंकि उसकी वजह वो इनहिबिट करता है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। क्लियर है? Yes, sir. बताइए, बात समझ में आई नहीं आई? तो देखिए लिखा है ऑन 14th डे LS secretion become high called LS surge, and along with FSH it release ovum into the fallopian tube called, बोल ही नहीं रहे हो, Ovulation. बोलो सब लोग, Ovulation. ओवुलेशन। चलिए फंक्शन, Ovulation. हाँ, फंक्शन ऑफ LH। तो पहला फंक्शन LH का क्या है? इट रप्चर फॉलिकल लेयर अराउंड ओवम एंड रिलीज ओवम, यानी कि ओवम के बाहर की जितनी भी फॉलिकल लेयर्स है एलएच उसको रप्चर कर देता है और उसके बाद ओवम को रिलीज कर देता है। किस चीज में रिलीज कर देता है? Fallopian tube. Fallopian tube. बोलो। Fallopian tube. Fallopian tube. फैलोपियन ट्यूब में। अगला एलएच का काम क्या होता है? इट फॉर्म्स एंड मेंटेन कॉर्पस ल्यूटियम फ्रॉम रप्चर ग्रेफियन फॉलिकल इन ओवरी। बात समझ में आई नहीं आई? यानी कि जो Yes, sir. रप्चर ग्रेफियन फॉलिकल लेयर्स जो ओवरी में रह गई थी, एलएच उसको क्या कर देगा? कन्वर्ट कर देगा कॉर्पस ल्यूटियम में। किसमें कन्वर्ट कर देगा? Corpus luteum. कॉर्पस ल्यूटियम। हाँ। अब देखिए, अब मेरी बात सुनिए। देखो 14th डे पे ओवुलेशन हुआ, अगर 24 आवर्स के अंदर कोपुलेशन हो जाए, यानी कि इंटरकोर्स हो जाए और स्पर्म जो है आ जाए, तो फर्टिलाइजेशन होगा, अदरवाइज फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। नई बात समझ में आई? Yes, sir. Yes, sir. अब दूसरा क्वेश्चन सुनिए। अब ये जरूरी नहीं है कि हर कोपुलेशन, अगर 24 आवर्स के अंदर भी ओवुलेशन 14th डे पे हुआ और 24 आवर्स के अंदर भी इंटरकोर्स अगर हुआ, तो ये जरूरी नहीं है कि प्रेगनेंसी होगी या नहीं होगी। प्रेगनेंसी ऐसा भी हो सकता, हो भी सकती है, और प्रेगनेंसी नहीं भी हो सकती। अब नहीं क्यों नहीं होगी? क्योंकि होगी तब, ये डिपेंड करता है स्पर्म और ओवम की साइमल्टेनियस एंट्री पर। नई बात समझ में आई? Yes, sir. मेरे पॉइंट समझिएगा। यानी कि 14th डे पे ओवुलेशन हुआ और 24 आवर्स के अंदर अगर स्पर्म साइमल्टेनियस एंटर कर गया एम्पुला में विद ओवम, यानी कि ओवम और स्पर्म साइमल्टेनियस एंटर कर गए एम्पुला में, तभी फर्टिलाइजेशन होगा, अदरवाइज फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो इसका मतलब फर्टिलाइजेशन किस पे डिपेंड कर रहा है? साइमल्टेनियस एंट्री ऑफ स्पर्म एंड ओवम पर। नई बात समझ में? आ गई सर। इसीलिए ये जरूरी नहीं है कि हर कोपुलेशन से फर्टिलाइजेशन पॉसिबल है।
हर कोपुलेशन से फर्टिलाइजेशन पॉसिबल नहीं है, वो तभी पॉसिबल है जब स्पर्म और ओवम की जो एंट्री है वो साइमल्टेनियस हो। बात समझ में आई या नहीं आई? Yes, sir. ठीक है बेटा, ये जो कटर पटर तुम करते रहते हो ना बैठ के, ये जो तुमने माइक ऑन कर रखा है, तुमको पता है तुम पढ़ा नहीं पाओगे। ये कटर पटर जो चलती रहती है ना, तुमसे माइक ऑफ ऑन ऑफ करके बैठा करो, ठीक है? मेरी कंसंट्रेशन भंग होती है और फिर मैं पढ़ा नहीं पाता बेटा। मुझे पढ़ाने के लिए एकांत चाहिए होता है, और किसी भी इंसान को एक अच्छा पढ़ाने के लिए एकांत चाहिए। आप म्यूट करो, जब तुम्हें बोलने का मन करा करे तब अनम्यूट किया करो। समझ में आ रही है नहीं आ रही है आपको? अरे राजा बाबू आवाज आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. नहीं आ रही राजा बाबू का आवाज। बस बन गए तुम डॉक्टर। देखो कितनी देर थकावट होगी तुम लोगों को, धरती पे कितना मेहनत का काम कर रहे हो तुम लोग ना। हो गई थकावट? नहीं. नो सर। फिर सुनोगे फिर तुम्हें ताकत आएगी है ना, फिर एनर्जी आएगी है ना। सुनाऊं? No, sir. No, sir. No, sir. अभी एनर्जी ऐसी आ जाएगी तुम्हें ना, दौड़ के जब पढ़ोगे तुम। आ रही है सर एनर्जी पहले से। आई आई ना एनर्जी? हाँ, मुझे आती है एनर्जी देनी। तो मैंने ये कहा, फिर से कॉन्सेप्ट को समझो कि 14th डे पे ओवुलेशन हुआ, अगर 24 घंटे के अंदर स्पर्म साइमल्टेनियस एंटर कर गया एम्पुला रीजन में विद ओवम, तो फर्टिलाइजेशन होगा, वरना फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। बात समझ में आई नहीं है आप लोगों को ये पॉइंट? Yes. Yes, sir. ठीक है, इसीलिए ये जरूरी नहीं है कि अगर सपोज हम 30 टाइम कॉपुलेशन हो तो ये जरूरी नहीं है 30 टाइम्स फर्टिलाइजेशन हो, ठीक है? क्योंकि वहां पर भी फैक्टर लगता है साइमल्टेनियस एंट्री का। क्लियर है? Yes, sir. इसीलिए ये कहा जाता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के 10th डे से लेकर 17th डे तक का जो पीरियड होता है वो अनसेफ होता है, वो अनसेफ होता है फॉर प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के लिए अनसेफ होता है, ठीक है? यानी कि उस बीच में प्रेगनेंसी होने के चांस सबसे ज्यादा होते हैं। यानी कि अगर उस बीच में इंटरकोर्स किया जाए, मेंस्ट्रुअल साइकिल के 10th डे से लेकर 17th डे के बीच में अगर इंटरकोर्स होगा तो प्रेगनेंसी होने के चांस सबसे ज्यादा रहेंगे, इसीलिए उनको कहा जाता है अनसेफ पीरियड। और 17th डे के बाद का पीरियड और 10th डे से पहले का पीरियड जितना भी होता है वो सारा का सारा सेफेस्ट पीरियड होता है, ठीक है? उस बीच में इंटरकोर्स करने से जो है प्रेगनेंसी नहीं होती, इसीलिए उसको उसे कहा जाता है सेफेस्ट पीरियड, या उसको बोला जाता है रिदम मेथड। और ये नेचुरल बर्थ कंट्रोल मेथड है। बात नहीं समझ में आई? Yes. यस अरे Yes, sir. बात पकड़ पाए नहीं पाए? Yes, sir. Yes. ठीक है, Yes, sir. देखो वही चीज लिखी है, रिदम मेथड यानी कि सेफेस्ट पीरियड। इट इज ए नेचुरल बर्थ कंट्रोल मेथड। ओवुलेशन अकर रफली अबाउट मिडिल ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, हमेशा मिडिल में होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के ओवुलेशन। अगला है फर्टिलिटी पीरियड व्हेन फर्टिलाइजेशन कैन अकर अप टू 24 आवर्स आफ्टर ओवुलेशन। अब अवॉइड सेक्स, ये अवॉइड वर्ड है यहाँ पर, AVOID, अबाउट लिख दिया बच्चों ने गलती से। यहाँ पे क्या लिखोगे? Avoid. Avoid sex during fertility period will be naturally prevent conception. Unsafe period for pregnancy. बात समझ में आ गई नहीं आ गई? फर्टिलिटी पीरियड जो है वो कौन सा पीरियड हुआ? मेंस्ट्रुअल साइकिल के 10th डे से लेकर 17th डे तक का पीरियड। तो 10th से लेकर 17th डे तक का पीरियड जो है वो सेफ है अनसेफ है? Unsafe. अनसेफ पीरियड है फॉर प्रेगनेंसी, ठीक है? और 17th के बाद और 10th से पहले का पीरियड क्या है? सेफ पीरियड है, यानी कि सेफेस्ट पीरियड है। बात समझ में आई नहीं आई आप लोगों को? यस सर, आ गई। अब एक क्वेश्चन ये उठता है कि हम कैसे ओवुलेशन को आइडेंटिफाई करें कि ओवुलेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है? देखिए कुछ ऐसे सिम्टम्स आते हैं जिससे हम ओवुलेशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्या होता है, जिस वक्त ओवुलेशन होता है उस समय एस्ट्रोजन हार्मोन का जो सिक्रीशन है वो बढ़ जाता है। तो एस्ट्रोजन हार्मोन के सिक्रीशन बढ़ने की वजह से जो सर्विक्स होता है, सर्विक्स की जो सर्वाइकल कैनाल होती है उसके अंदर म्यूकस रिलीज हो जाता है, जिसकी वजह से वो सर्वाइकल कैनाल जो होती है वो क्या हो जाती है? लुब्रिकेट हो जाती है। कैसी हो जाती है? सिल्परी हो जाती है, ठीक है?
और सर्विक्स की जो वॉल है वो स्ट्रेचेबल हो जाती है। कैसी हो जाती हैं? स्ट्रेचेबल हो जाती हैं। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? और बॉडी का जो टेम्परेचर होता है फीमेल का वो 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ जाता है। तो ये सारे सिम्टम्स जो होते हैं ये ओवुलेशन को इंडिकेट करते हैं। कौन कौन से बताइए? पहला स्लिपरी, सर्विकल कैनाल, टेम्परेचर हाई हो जाता है। सर्वाइकल कैनाल स्लिपरी हो जाएगी, स्ट्रेचेबल हो जाएगी और बॉडी टेम्परेचर 1 डिग्री हाई फ़ारेनहाइट हाई। हाँ 1 डिग्री फ़ारेनहाइट इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है ना? तो ये स्लिपरी क्यों हुई? ड्यू टू कौन से हार्मोन की वजह से? एस्ट्रोजन। हाँ ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे लिखी है। ओवुलेशन पीरियड कैन बी नोन एज बेसल बॉडी टेम्परेचर राइज अबाउट 1 डिग्री फ़ारेनहाइट ड्यूरिंग ओवुलेशन। सर्वाइकल म्यूकस इज स्लिपरी अबंडेंट स्ट्रेचेबल ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ एस्ट्रोजन हार्मोन। पीरियड प्रायर टू ओवुलेशन इज सेफ, यानी कि ओवुलेशन से जो पहले का पीरियड होता है वो सेफ होता है, यानी कि उस समय प्रेगनेंसी नहीं होती। पीरियड आफ्टर 4th day of rise in temperature is also considerable safe। ठीक है? जैसे ये मान के चलो, देखो जब ओवुलेशन हुआ था उस समय टेम्परेचर बढ़ा था घटा था? बड़ा था। बढ़ा। बड़ा तो था। जिस टाइम टेम्परेचर बढ़ा वो पीरियड हो गया ओवुलेशन। उसके 4th डे बाद, उसके 4th डे बाद काउंट कर लो, तो उसके बाद का जो पीरियड है वो क्या हो जाता है? सेफेस्ट हो जाता है। नई बात समझ में आई? आगे आगे क्योंकि हम क्या लेते हैं? 10th से लेकर 17th डे लेते हैं, यानी कि 14वें दिन में 14th डे पे हो रहा है ओवुलेशन, उसके में 3 दिन जोड़ रहे हैं हम आगे की तरफ, और 3 दिन के बाद का जो पीरियड है वो सेफेस्ट है। तो जिस दिन 14th डे पे ओवुलेशन होगा उस समय 1 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो जब टेम्परेचर बढ़ा उसके चौथे दिन से, यानी कि 4th डे से जो है सेफेस्ट पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। तो इस मेथड को, इस टेस्ट को हम नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं इस टेस्ट को? कोई बता सकता है? दिस टेस्ट इज कॉल्ड स्पिन बर्किट टेस्ट। क्या बोलते हैं? स्पिन बर्किट टेस्ट। बर्किट टेस्ट। सबको सब क्लियर हुआ नहीं हुआ? यस सर, हो गया। तो ये बताइए कौन सा पीरियड अनसेफ रहेगा? 10 to 10 to 17 17 day 10 after to ovulation। फिर वही वाली बात, 10 to 7th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओवुलेशन कहाँ से आ गया? of menstrual cycle। दिमाग से बोला Yes sir, करो ना। menstrual cycle। हाँ, सो इट इज बेटर टू अवॉइड सेक्स फ्रॉम डे 10th to 7th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसीलिए उस समय सेक्स करना अवॉइड किया जाता है। कब से? 10th डे से लेकर 17th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल के बीच में हम अवॉइड करते हैं, पर्सन अवॉइड करते हैं सेक्स करना, अदरवाइज प्रेगनेंसी के चांस बढ़ जाते हैं। बात समझ में आई या नहीं आई आप लोगों को? बोलिए। ठीक है, चलिए इसके बाद जो 4th फेज आती है, दिस इज कॉल्ड सिक्रेटरी फेज। सिक्रेटरी फेज को आप ल्यूटियल फेज भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? luteal phase Luteal। हाँ, ल्यूटियल फेज या इसको सिक्रेटरी फेज कहते हैं। और ये 15th डे से स्टार्ट होती है और 28 डेज पे कंप्लीट हो जाती है, यानी कि ये 14 डेज की फिक्स होती है, यानी कि 14 दिन की ही रहती है। ये 14 दिन से ना आगे ना पीछे होती है, ये फिक्स होती है। 14 डेज की साइकिल होती है सिक्रेटरी फेज। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? अब केस 1, या तो फर्टिलाइजेशन होगा या फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। अब आप एक बार बताओ, फर्टिलाइजेशन अगर होगा तो क्या होगा? यानी कि स्पर्म ने ओवम को स्ट्राइक किया तो पहला इवेंट तो ये होगा कि सेकंड मैच्योरेशन कंप्लीट हो जाएगा। सेकंड मैच्योरेशन क्या हो जाएगा? जल्दी बताइए। complete कंप्लीट हो जाएगा। और दूसरा काम क्या होगा? जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो मेंटेन हो जाएगा और वो रेगुलरली प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज करेगा, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी मेंटेन हो जाएगी और नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाएगी। क्लियर है? yes sir ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है इफ फर्टिलाइजेशन अकर बिटवीन स्पर्म एंड ओवम एट एम्पुला रीजन ऑफ फैलोपियन ट्यूब कॉजेज सेकंड मेयोटिक डिवीजन कंप्लीटेड एंड फॉर्म ओवम and second polar body. Corpus luteum maintained by LS so continuously secrete progesterone, so no contraction occur in uterus wall, so pregnancy maintain and next menstrual cycle become stop. Clear? yes sir
समझ में आ रहा है बच्चों? देखो बोलोगे नहीं तो मैं खराब पढ़ा दूंगा। सर यस सर। लड़के भी नहीं बोल रहे हैं बेटा। राजा बाबू बोलो। ओहो कितना दर्द हो रहा है बेटा बोलते हुए। बेटा लड़कों बोल नहीं रहे हो तो तुम लोगों की आवाज तो ऊपर होनी चाहिए। लड़के हो तुम लोग, जीवन में क्या करोगे? यस सर। हाँ चलिए बहुत बढ़िया। सर हाँ बेटा। सर एक बार सिक्रेटिव फेज सर 14 डेज तक होती है, तो कब से स्टार्ट होती है एक बार बता। 14 डे ऑफ ओव्यूलेशन से। हाँ 14 डे के बाद स्टार्ट हो जाएगी 15 डे से। सिर्फ 14 डे तक होती है या 14 डे से स्टार्ट होती है भाई ये बता। 14 डे पे तो ओवुलेशन होगा ना बेटा, उसके बाद स्टार्ट होगी ना 15 डे से। ठीक है 15 से लेकर 28 डेज तक, तभी तो 14 डेज की होगी। ओके ओके। ठीक है। अब केस 2 है, इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर। बताइए क्या होगा अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ? पहली बात तो सेकंड म्योटिक डिवीजन कंप्लीट नहीं होगा, सेकंड म्योटिक डिवीजन कंप्लीट नहीं होगा। और दूसरा जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो डिजनरेट हो जाएगा और वो येलो कलर का एक स्कार बना लेगा जिसको बोलेंगे कॉर्पस एल्बिकेंस, कॉर्पस एल्बिकेंस। जिसकी वजह से प्रोजेस्टेरोन का सिक्रीशन स्टॉप हो जाएगा, जिसकी वजह से यूट्रस की वॉल में कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा एंड नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। क्लियर? यस सर। तो देखो लिखा है no second if fertilization does not occur causes no second meiotic division completed, corpus luteum become degenerate and form yellow scar called corpus albicans, so progesterone secretion stop and start contraction in uterus wall resulting in next menstrual cycle start. Clear? यस सर। चलिए एक नोट पॉइंट, एक क्वेश्चन आता है। अच्छा एक पहले तो बात यह है कॉर्पस ल्यूटियम इज ए टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड। टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड क्यों कहा? क्योंकि डिजनरेट हो जाती है बाद में, डिजनरेट हो जाता है। तो टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड है। अच्छा एक क्वेश्चन छोटा सा अगर पूछा जाए कि सपोज किसी फीमेल का नंबर ऑफ मेंस्ट्रुअल नंबर ऑफ जो डेज हैं इन मेंस्ट्रुअल साइकिल वो 32 डेज हैं, एट व्हाट डे ओवुलेशन टेक्स प्लेस? 16th। बताइए 14th। बताइए है 14। सर 16। कोई 16 कह रहा है, कोई 14, कुछ 18। ये थोड़ी ना होता है, आंसर एक होता है, 10 आंसर नहीं होते 18th डे पे होगा सर। बेटा। देखो मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरी बात सुन लो। अब नंबर ऑफ डेज जो सेक्रेटरी फेज में होते हैं वो ऑलवेज 14 होते हैं, ठीक है? तो अगर किसी फीमेल का मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर नंबर ऑफ डेज 32 हो गए, आप 32 में से -14 कर दो, कितना आएगा? 18 डे। हाँ ये 18th डे। तो 18th डे पे जो है ओवुलेशन होगा। अगर किसी से कहा जाए कि किसी के मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर 30 डेज है, एट व्हाट डे ओवुलेशन टेक्स प्लेस? तो 30 - 14 16। 16th डे। 16th डे। तो 16 डे पे ओवुलेशन होगा। बात को समझे नहीं समझे? सर ये यस 30 सर। और ये 30 डेज मैक्सिमम होते हैं। क्या? ये 32 डेज जैसे आपने बताया ये मैक्सिमम होते हैं। नहीं 34 भी हो सकते हैं, 36 तो कितने भी हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के डेज भी तो कम ज्यादा होते रहते हैं, यस यस सर। सर। ठीक है? इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं उसको। तो देखो लिखा हुआ है इफ नंबर ऑफ डेज इन मेंस्ट्रुअल साइकिल, मैंने ये न्यूमेरिकल यहाँ पे डलवा दिया है ताकि याद रहे आप लोगों को। इफ नंबर ऑफ डेज इन मेंस्ट्रुअल साइकिल इज 32, एट विच डे ओवुलेशन टेक्स प्लेस? तो डे ऑफ ओवुलेशन अगर हमें निकालना हो तो नंबर ऑफ डेज इन मेंस्ट्रुअल साइकिल रखो, -14 करो और आंसर रख दो, आंसर आ जाएगा। नहीं बात समझ में आई? यस सर। चलिए किसी की मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है 31 डेज की है, एट व्हाट डे ओवुलेशन टेक्स प्लेस? 17th डे। 17th। सही है, निकाल लोगे? यस सर। अच्छा अब एक बात सुनिए, जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है, मेरी बात को समझिएगा। अब सपोज किसी फीमेल का फीमेल कोई फर्टिलाइजेशन हो गया, और फर्टिलाइजेशन हो गया तो जाइगोट बन गया, ठीक है?
अब जाइगोट बनने के बाद अब क्या होगा, कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन हो जाएगा, और कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन हो जाएगा एंड रेगुलरली किसको रिलीज करेगा, प्रोजेस्टेरॉन को रिलीज करेगा, प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। और 3 महीने तक प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करेगा। उसके बाद अब आप लोग जानते हो कि किसी फीमेल का जो गैस्ट्रेशन पीरियड होता है वो 9 मंथ का होता है। कितना पीरियड होता है? 9 months. और 3 मंथ मिलकर 1 ट्राइमेस्टर बनाते हैं। यानी कि एक फीमेल के प्रेगनेंसी के टाइम पे कितने ट्राइमेस्टर होते हैं टोटल? 3. 3 ट्राइमेस्टर। 3 trimester. 3 ट्राइमेस्टर होते हैं, यानी कि 3 मंथ मिलके 1 ट्राइमेस्टर बनाते हैं। तो जो फर्स्ट 3 मंथ होते हैं प्रेगनेंसी के, उस समय मेनली जो प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होता है वो कॉर्पस ल्यूटियम से होता है। और सेकेंड ट्राइमेस्टर में और थर्ड ट्राइमेस्टर में जो मेनली जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन रिलीज होता है वो रिलीज होता है किससे? प्लेसेंटा से रिलीज होता है। नई बात समझ में आई? Yes, sir. अब मैं तो यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मेनली कॉर्पस ल्यूटियम से हो रहा है, और सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में मेनली रिलीज हो रहा है प्रोजेस्टेरॉन कहां से? प्लेसेंटा से। इसका मतलब अगर प्रेगनेंसी हो गई और अगर हमने क्या करा, ओवरी को निकाल दिया सर्जिकली, अगर हमने ओवरी को निकाल दिया तो क्या होगा? प्रेगनेंसी नहीं रहेगी, प्रेगनेंसी क्या हो जाएगी? अबॉर्ट हो जाएगी, मिसकैरेज हो जाएगा। नई बात समझ में आई? क्योंकि उस समय ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट था? कॉर्पस ल्यूटियम। अगर हमने ओवरी को निकाल दिया तो कॉर्पस ल्यूटियम निकल गया, तो इसका मतलब प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन बंद हो गया, और जिसकी वजह से यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, प्लेसेंटा ब्रेक हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? एबॉर्शन हो जाएगा। नई बात समझ में आई? ठीक है। Yes, लेकिन sir. ये Sir. तब है जब हमने फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ओवरी को निकाला है। अगर हम सेकंड ट्राइमेस्टर में या थर्ड ट्राइमेस्टर में ओवरी को निकाल लेंगे तो नो इफेक्ट ऑन प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि उस समय मेनली प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन कौन सेक्रेट कर रहा है? Placenta. प्लेसेंटा। तो ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर ओवरी को निकाल दे तो व्हाट हैपन, क्या होगा? प्रेगनेंसी अबॉर्ट हो जाएगी। यस सर। ठीक है। लेकिन सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में अगर हम निकालते हैं ओवरी को तो प्रेगनेंसी अबॉर्ट नहीं होगी, प्रेगनेंसी मेंटेन रहेगी और नॉर्मल रहेगी। बात समझ में आई नहीं? क्योंकि उस समय मेनली प्रोजेस्टेरॉन कौन सेक्रेट कर रहा है? प्लेसेंटा। इतनी बात समझ में आ गई? यस सर। Yes, sir. ठीक है। इसीलिए अगर किसी के ओवरी में कैंसर है तो हम कोशिश ये करते हैं कि 3 मंथ तक उसको सस्टेन कर दें। फिर भी अगर दिक्कत ज्यादा है तो हम क्या करते हैं? ओवरी को निकाल देते हैं, फिर हम आर्टिफिशियली इंजेक्शन की हेल्प से डेली प्रोजेस्टेरॉन फीमेल को देते हैं 3 मंथ तक, जब तक प्लेसेंटा से प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होना शुरू ना हो जाए। बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर। यस सर। Yes, sir. ठीक है। अच्छा, अगर कोई फीमेल बहुत ज्यादा टेंशन में रहती है, स्ट्रेस लेती है, बहुत पुअर डाइट है, बहुत कम खाती है, बहुत ज्यादा पुअर हेल्थ है उसकी, बहुत कमजोर है, या फिर बहुत ज्यादा वो एक्सरसाइज करती है, तो इन सभी फैक्टर्स की वजह से जो प्रेगनेंसी है, सॉरी, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो इरेगुलर हो जाती है। कैसी हो जाती है? इरेगुलर। और लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन भी हो जाता है, मेंस्ट्रुएशन लैक हो जाता है। ठीक है। और कुछ फीमेल्स ऐसी होती हैं जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी में या रिलीजियस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने के लिए कुछ टाइम के लिए टेम्परेरी रूप से मेंस्ट्रुअल साइकिल को रोक लेती हैं, तो वो प्रोजेस्टेरॉन ले लेती हैं, प्रोजेस्टेरॉन को इनटेक कर लेती हैं, जिसकी वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल कुछ टाइम के लिए रुक जाती है। बात समझ में आई? यस सर। तो वही सारे पॉइंट Yes, देखो लिखा है। इफ ओवरी इज रिमूव्ड इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर, अबॉर्शन अकर because progesterone release from corpus luteum in ovary. If ovary is removed after first trimester, no effect on pregnancy occur because progesterone release from placenta. Clear? सर हाँ। हार्मोनल एक्शन भी तो होता है ना सर? कौन सा हार्मोनल एक्शन बेटा? कौन सा हार्मोनल एक्शन? सर जो अभी आपने रीजंस बताए थे उसके लिए। कौन से रीजन? कौन से रीजन बताइए? सर अभी आपने लास्ट पॉइंट बताया था ना? क्या क्या बताया था? Progesterone वाला. यस सर, प्रोजेस्टेरॉन वाला। हाँ, प्रोजेस्टेरॉन वाला। क्या क्या बताना चाहते हो उसमें? सर कुछ नहीं, रहने दो। अरे प्रोजेस्टेरॉन क्या बता रहा है? क्या क्या हार्मोन एक्शन क्या बताना है इसमें? बताइए तो।
मतलब आप कुछ क्या कहना चाहते हो ये सामने वाले को समझ में आना चाहिए ना, तभी तो मैं बता पाऊंगा कि आपने हार्मोन एक्शन का जिक्र किया तो क्या सोच के किया, ये भी तो पता सर होना हो चाहिए। गया मेरा क्लियर सर। क्लियर। तो ये तो बताओ हुआ क्या प्रोजेस्टेरॉन, मतलब वही मैं क्वेश्चन से जानने की कोशिश कर रहा हूँ बेटा। अब आप एक बार बताओ, किसी फीमेल को टेम्परेरी रूप से मेंस्ट्रुअल साइकिल को रोकना है, तो रोकने के लिए वो प्रोजेस्टेरॉन इनटेक कर लेगी। जब वो प्रोजेस्टेरॉन इनटेक कर लेगी तो यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा और मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाएगी। ये सर हो गया, मुझे क्लियर हो गया जो मैं हाँ, इसके अलावा कोई हार्मोन एक्शन है ही नहीं यहाँ पर। वही चीज तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि आपके दिमाग में क्या चीज है, वही तो मैं निकलवाना चाह रहा था आपसे। ठीक है, चलिए अगला है सीक्वेंस ऑफ हार्मोन इन मेंस्ट्रुअल साइकिल इज। कौन कौन सी सीक्वेंस होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल में हार्मोन की? सबसे पहले एफएसएच रिलीज होता है, उसके बाद एस्ट्रोजन रिलीज होता है जिसकी वजह से थिकनिंग होती है, फिर एलएच होता है जिसकी वजह से ओवुलेशन होता है, उसके बाद प्रोजेस्टेरॉन होता है जिसकी वजह से थिकनिंग मेंटेन रहती है। सीक्वेंस क्लियर हो गई। अगला है ड्यू टू पुअर हेल्थ, पुअर डाइट, स्ट्रेस एंड स्टीरिनियस एक्सरसाइज लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन अकर। अगला है सम फीमेल पोस्टपोन मेंस्ट्रुअल साइकिल फॉर पार्टिसिपेट इन द रिलीजियस और स्पोर्ट्स एक्टिविटी सो टेक प्रोजेस्ट्रॉन which inhibit LH secretion so no ovulation occur called an ovulation। बात समझ में आई नहीं आई? बेटा एक बात याद रखो, जब बाहर से प्रोजेस्टेरॉन दिया जाता है तो प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, एलएच के सिक्रीशन को कम कर देता है, और जब एलएच का सिक्रीशन कम हो जाएगा तो जो ओवरी के अंदर एग है और एग के बाहर की तरफ जो फॉलिकल लेयर्स हैं वो रप्चर नहीं हो पाएंगी और ओवम जो है रिलीज नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से ओवुलेशन रुक जाएगा। उस कंडीशन को बोलेंगे एन ओवुलेशन। नहीं बात समझ में आई? ठीक है, इसीलिए कॉन्ट्रासेप्टिव जो पिल्स हैं वहां पर हम प्रोजेस्टेरॉन यूज करते हैं, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन किसका एंटी है? एलएच का। हाँ, वो एलएच को इनिबिट कर देता है, और जब एलएच इनिबिट हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है ओवम के बाहर की जो लेयर है वो रप्चर नहीं होंगी, तो ओवम रिलीज नहीं होगा, तो ओवुलेशन रुक जाएगा। दैट इज कॉल्ड एन ओवुलेशन। क्लियर? बताइए। यस सर सर हाँ बोलिए। सर लेकिन वो तो फिर क्वेश्चन कितने दिनों के लिए होगा ना, मतलब कुछ टाइम लिमिट होगी ना, जैसे 28 डेज होता है या 32 डेज होता है। किस चीज का? ये जैसे आपने बताया अभी कि प्रोजेस्टेरॉन अगर हम बाहर से इंजेक्ट करवा देते हैं तो। हाँ तो रेगुलरली लेना पड़ता है ना, जब तक उसे रोक के रखना है तब तक लेना पड़ेगा। सर जो आपने कैंसर वाला केस बताया था उसमें भी ऐसे ही होता है? क्या चीज? ये जो हम इंजेक्शन से देते हैं। हाँ तो उसमें ओवुलेशन की जरूरत ही नहीं है ना, मतलब प्रेगनेंसी को मेंटेन करना है ना, वहां ठीक पे है फंक्शन बदल गया ना प्रोजेस्टेरॉन का। ठीक है। सर अगर एक भी ओवरी निकाल दे तो भी प्रेगनेंसी अबॉर्ट हो जाएगी या फिर दोनों निकालनी पड़ेंगी? देखो, अगर एक बार बताओ, कॉर्पस ल्यूटियम तो उसी ओवरी में बनेगा ना। पहले जैसे ओवुलेशन होता है तो पहले सपोज राइट ओवरी से ओवुलेशन हुआ, फिर लेफ्ट से हुआ, ऐसे चलती है ना सीक्वेंस, राइट लेफ्ट ऐसे चलता है। अगर राइट साइड में से ओवम रिलीज हुआ, फर्टिलाइजेशन राइट साइड में हो रहा था, राइट साइड में कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा ना, लेफ्ट साइड में थोड़ी बनेगा। यस सर। तो अगर आपने लेफ्ट साइड वाली निकाल दी तो फिर प्रेगनेंसी क्यों जाएगी? नहीं जाएगी, खत्म, प्रेगनेंसी रहेगी, सस्टेन रहेगी। लेकिन राइट साइड वाला में ही अगर जिसमें कॉर्पस ल्यूटियम बना, अगर उसको निकाल दोगे तब प्रेगनेंसी अबॉर्ट होगी। नहीं बात समझ में आई? सर सर हम्म, सर हाँ सर जैसे अगर एक बार अबॉर्शन हो जाए सर, तो ऐसा क्यों होता है कि मतलब वो, मतलब ये जरूरी नहीं कि नेक्स्ट टाइम भी जो है वो प्रेग्नेंट हो जाए वुमेन। कहते हैं ना कि अगर एक बार अबॉर्शन हो जाए तो चांसेस नहीं होते, फिर ऐसा क्या होता है सर इसमें? देखो, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो सब कहावतें हैं जो लोग बिना वजह बना देते हैं। एक बार एबॉर्शन हो गया, मिसकैरेज, ऐसे कितने लोग हैं। मेरा बड़ा भाई था, वो मिसकैरेज हो गया था, मतलब वो बच्चा नहीं, वो नहीं रहा था, तो क्या मैं नहीं हुआ इस दुनिया में? हम 4 भाई हैं। अगर किसी के इसे किसी जैसे वही कहते हैं ना कि एक बार अबॉर्शन हो जाए तो फिर नहीं होते फिर वो प्रेग्नेंट, ऐसा जैसे ऐसा इसमें क्या ऐसा होता है कुछ फिर? ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं होते हैं। ठीक है ना? अब सर देखो, डिपेंड करते हैं डिफरेंट डिफरेंट कॉजेस पे, कारण होते हैं अलग अलग तरीके से। अब सपोज किसी का मिसकैरेज हुआ हार्मोन की वजह से, कि उसके अंदर हार्मोन कम हो रहे हैं रिलीज, वो यस पुअर है। सर। कोई कोई फीमेल है और वो मदर बन गई है और उसकी बॉडी कमजोर है, हार्मोन प्रॉपर रिलीज नहीं हो रहे, वो मिसकैरेज हुआ, तो वो फिर सस्टेन नहीं कर पाएगी ना कभी भी बेबी को, जब तक हार्मोन कंट्रोल यस नहीं सर। होते।
तो रीजन है, उस रीजन के बेस पे बात करते हैं। तो डॉक्टर ऐसे नहीं होता कि आप नॉर्मल है मुझसे पूछो और मैं नॉर्मल आपको उसका आंसर दे दूं, क्योंकि एक ही चीज के ना 1000 तरीके के मीनिंग निकलते हैं, 1000 तरीके के रीजन होते हैं। यस सर, बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हाँ, हैं। बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो जब आप मुझसे कोई फैक्टर बोलोगे तो मैं उस फैक्टर्स के अकॉर्डिंग आपको उसका ट्रीटमेंट या उसके साइड इफेक्ट या वो बताऊंगा, लेकिन ऐसे नॉर्मल भाषा में मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि काफी सारे रीजन की वजह से मिसकैरेज या अबॉर्शन होते हैं। ठीक है, ओके सर। चलिए सर अब हाँ जी। सर जैसे प्रोजेस्टेरॉन लेने से जो है वो मेंस्ट्रुएशन रुक जाती है, तो मतलब एक्स का क्या होता है फिर, मतलब ज्यादा देर तक मेंस्ट्रुएशन? एक काम करेंगे, ये सारी बातें करेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ में, अभी पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। ये दिमाग में तुम डॉक्टर आज ही बन जाओगे, क्या सारे डॉक्टर बन गए? नहीं सर, मतलब सिस्टिक फॉर्मेशन वगैरह कुछ होता, अगर ज्यादा देर तक हम इनटेक नहीं करेंगे तो। आपने जैसे भी बताया था ना कि रिलीजियस उसके लिए अगर जो फीमेल ले लेते हैं तो ऐसे मना करते हैं ना कि नहीं लेना चाहिए, उससे बहुत दिक्कत हो जाती है नॉल वगैरह वगैरह। उस केस में सर ऐसे क्या होता है, जैसे ये सुमन ने क्वेश्चन पूछा वो सर सिस्टिक फॉर्मेशन वगैरह नहीं हो सकती है, मतलब हो जाती होगी ना? बेटा ऐसे सिस्टिक फॉर्म ऐसे नहीं होते, सिस्ट फॉर्म होने के अलग तरीके होते हैं, ठीक है ना। अब प्रोजेस्टेरोन जब तक वो लेंगे वो टेम्परेरी है ना, जब तक प्रोजेस्टेरोन तब तक रुकी हुई है, जैसे ही वो प्रोजेस्टेरोन बंद कर देंगे फिर पीरियड्स आ जाएंगे। तो सर वो एग्स तो जमा होते जाएंगे ना एक जगह क्या पे? चीज? एग एग जमा नहीं होते हैं, एग तो ओवरी के अंदर डीजनरेट होते रहते हैं ना। ओवरी के अंदर एक टाइम पीरियड के बाद वो जो एग है वो डीजनरेट हो जाता है, क्योंकि तो मैच्योर हो चुका है ना, वो डीजनरेट हो जाएगा ओवरी के अंदर। नहीं बात समझ में आई? आ गई सर। और एग ना, एग सिंगल सेल्ड होता है, बहुत छोटा सा, दिखता भी नहीं है आंखों से, जो तुम सोच रहे हो। ठीक है, ऐसे नहीं है कि पूरी फुटबॉल की तरह होते हैं, छोटे से होते हैं, नन्हे से, दिखाई भी नहीं देते आंखों से भी। वो सेल है, वो अंदर डीजनरेट होती रहती हैं। अभी बहुत कुछ सीखने के लिए बाकी है तुम्हारे जीवन में, जहां तक तुम सोच रहे हो ना उससे कहीं ज्यादा है सीखने के लिए। ठीक है, एक्चुअली हमारे पास टाइम लिमिट कम है, वरना मैं तुम्हें और चीजें बता सकता था इसके बारे में, टाइम लिमिट की दिक्कत आती है। चलिए अगला आता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्या है ना, बड़ी मेहनत का काम है ये। चलिए ग्राफ हाँ, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो देखिए यहाँ पे इस ग्राफ को देखिए बहुत अच्छी तरीके से, यहाँ पे हमने लिखा देखिए पिट्यूटरी हार्मोन। देखो थोड़ा मैंने छोटा इसलिए किया क्योंकि एक ही लाइन में सब चीज दिख जाएंगी। देखिए पिट्यूटरी हार्मोन्स हैं, और ये है ओवेरियन हार्मोन लेवल, और ये है पिट्यूटरी हार्मोन लेवल। तो आप लोग जानते हो पिट्यूटरी ग्लैंड से दो हार्मोन रिलीज होते हैं, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, एक होता है एफएसएच और एक होता है एलएच। ठीक है, एक एफएसएच और एक एलएच। और ये बेटा नीचे नंबर ऑफ डेज दे रखी है। ठीक है, ये फर्स्ट डे से लेके 14th डे तक, यानी कि ये 14th डे है, और इसके बाद फिर, ठीक है, ये जो लाइन मैंने खींची है 14th डे की लाइन है। तो आप सबसे पहले देखिए एफएसएच और एलएच के ग्राफ को देखिए। देखिए एफएसएच ऊपर से स्टार्ट हो रहा है, एलएच नीचे से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब सबसे पहले कौन सा हार्मोन रिलीज होगा? एफएसएच। एफएसएच। और देखिए एफएसएच हार्मोन जो है, देखिए ऐसे बिल्कुल नॉर्मल लेवल है इसका, कोई ज्यादा नहीं, ना ज्यादा है ना कम, नॉर्मल लेवल है। लेकिन 14th डे के आसपास इसका ग्राफ बढ़ना शुरू हो गया एफएसएच का, और 14th डे पे इसका ग्राफ देखो बढ़ गया। देख रहे हैं आप, बढ़ गया। यस सर। यस सर। 14th डे पे। और एलएच का भी, एलएच को देखो, एलएच भी जो है लगातार धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा ऐसी कांस्टेंट था, लेकिन 14th डे से पहले ये बढ़ना शुरू हो गया, और 14th डे पे आके इसकी वैल्यू पीक हो गई, जिसको हमने नाम दिया एलएच सर्ज। ठीक है, तो हाँ, तो एल यानी कि 14th डे पे एलएच की कंसंट्रेशन भी हाई है और एफएसएच की कंसंट्रेशन भी हाई है, और ये एलएच क्या करेगा, अलोंग विद एफएसएच जो फॉलिकल लेयर्स है उनको रप्चर कर देगा और ओवम को रिलीज करा देगा, और उसके बाद एलएच की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और एफएसएच की कम हो जाएगी। देख रहे हैं? यस सर। यस सर। ठीक, इसके बाद अब देखते हैं ओवेरियन हार्मोन लेवल की बात। तो ओवरी से दो हार्मोन रिलीज हुए, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, और ये एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कहाँ से रिलीज हो रहे हैं, कॉर्पस ल्यूटियम से, है ना। अब देखो एस्ट्रोजन, देखो एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल बिल्कुल कांस्टेंट है, लेकिन 14th डे से पहले यानी कि 6th डे से लेकर 13th डे तक इसकी कंसंट्रेशन बढ़ी एस्ट्रोजन की, क्योंकि इसे एंडोमेट्रियम वॉल की थिकनिंग करनी थी, और एस्ट्रोजन का लेवल 14th डे पे क्या है, देखो हाई दिख रहा है, 14th डे पे हाई है।
यस सर। यस सर। यस सर। क्यों? क्योंकि 14th डे पे इसलिए हाई है ताकि एंडोमेट्रियम वॉल की थिकनिंग बनी रहे, ताकि वो इम्प्लांटेशन कर सके। और प्रोजेस्टेरोन का लेवल का देखो कांस्टेंट है 14 डे तक, कांस्टेंट बिल्कुल डाउन है, देख रहे हो यहाँ तक। उसके यस बाद सर। क्या हुआ, यस जब एक बार ओवुलेशन हो गया तो एस्ट्रोजन का लेवल क्या हो गया, कम हो गया, और प्रोजेस्टेरोन का लेवल देखो बढ़ गया। प्रोजेस्टेरोन का लेवल क्यों बढ़ गया, ताकि यूट्रस की वॉल मेंटेनिंग पे द थिकनिंग यूट्रस ऑफ यस एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम वॉल की थिकनिंग मेंटेन हो सके, यूट्रस का वॉल का कॉन्ट्रेक्शन रुक जाए। ठीक है, अब ये इस पॉइंट पर यानी कि अब ये बढ़ा, अब यहाँ पे दो कंडीशन आएंगी, या तो फर्टिलाइजेशन होगा या नहीं होगा। अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो ये प्रोजेस्टेरोन क्या हो जाएगा, कंटिन्यू हो जाएगा, ऐसी स्ट्रेट चली जाएगी लाइन। इसका मतलब कॉर्पस ल्यूटियम लगातार प्रोजेस्टेरोन का सिक्रीशन बना के रखेगा, जिसकी वजह से प्रोजेस्टेरोन का लेवल हाई हो जाएगा और यूट्रस की वॉल में कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा और थिकनिंग मेंटेन हो जाएगी। नई बात समझ में आई? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो जाएगा, प्रोजेस्टेरोन का लेवल डाउन हो जाएगा, और प्रोजेस्टेरोन का लेवल जैसे ही डाउन होगा यूट्रस की वॉल में कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा एंड नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। नई बात समझ में आई? यस सर। यस सर। आ गई? यस सर। हाँ, तो यस ये थे सर। बेटा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन थी मेंस्ट्रुअल साइकिल की। मेरे ख्याल से ग्राफ आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। सो यस हाँ, क्या सो हुआ? हाँ, ये सर एस्ट्रोजन दोबारा क्यों बढ़ा? दोबारा बेटा बढ़ेगा नहीं दोबारा, आप देखो ना नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट नहीं होगी यहाँ पे। अब देखो जो एस्ट्रोजन है, एस्ट्रोजन की भी तो अब देखो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा तो एस्ट्रोजन का लेवल भी बढ़ेगा, प्रोजेस्टेरोन के साथ थिकनिंग को मेंटेन नहीं करेगा। थिकनिंग यस सर। थिकनिंग कौन बनाएगा, एस्ट्रोजन बनाएगा ना, तो एस्ट्रोजन एस्ट्रोजन। प्रोजेस्टेरोन दोनों का बढ़ेगा ना लेवल यहाँ पे। ठीक है, ओके सर। और जब नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी उस समय एस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाएगा। कम क्यों हो जाएगा एस्ट्रोजन का लेवल, ताकि थिकनिंग टूट सके, थिकनिंग ना हो सके। ना हो सके। ठीक है, तो ये जो ग्राफ है यहाँ पे इन्होंने बढ़ा दिया है, ये नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल को दिखा रहा है। नीचे देखो नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल है। यस, लेकिन फिर सर वो तो फिर से स्टार्ट तो एलएच सर्च के वो 14 डे से पहले स्टार्ट होता है ना बस फिर। हाँ हाँ, तो एस्ट्रोजन का ग्राफ इसने ऊपर कर दिया ना बच्चे ने। अच्छा ठीक है, मतलब ये ग्राफ इसने गलत बनाया है। हाँ हाँ, तो बच्चे ने कर लिया ना वो। हाँ, तो यहाँ तक आप कंडीशन देखो ना केवल, उससे पहले की। ये तो नेक्स्ट ठीक मेंस्ट्रुअल है। साइकिल था ना। चलिए, अब आती है एस्ट्रस साइकिल। एस्ट्रस साइकिल, एस्ट्रस साइकिल किसमें होगी जल्दी से बताएं सब लोग। नॉन प्राइमेट। नॉन प्राइमेट्स। नॉन प्राइमेट्स में होती है। हर्बीवोरस। हाँ, जैसे हर्बीवोरस और कार्निवोरस और रोडेंट्स एनिमल्स में। और बताइए इसमें ब्लड लॉस होता है या नहीं होता है, आंसर दीजिए। नहीं होता। नहीं होता। और एस्ट्रस साइकिल ऐसा नहीं हमेशा होती है, एस्ट्रस साइकिल केवल ब्रीडिंग सीजन में होती है। नॉन ब्रीडिंग सीजन में एस्ट्रस साइकिल रुक जाती है, सस्पेंड कर जाती है, जिसको नाम देते हैं एनएस्ट्रम। क्या नाम देते हैं? एनेस्ट्रम। और बेटा एस्ट्रस ब्रीडिंग सीजन में जब एस्ट्रस साइकिल चलती है तो उस समय क्या होता है, इसे एस्ट्रस साइकिल क्यों कहते हैं, क्योंकि एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल फीमेल में बहुत बढ़ जाता है, जिसकी वजह से फीमेल में डिजायर होती है फॉर इंटरकोर्स और कोपुलेशन की। उस पीरियड को नाम देते हैं हीटिंग पीरियड ऑफ फीमेल। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है आप लोगों को? और एस्ट्रस साइकिल टू Yes, टाइप sir. की होती है, एक होती है मोनोएस्ट्रस, एक होती है पॉलीएस्ट्रस। अगर ब्रीडिंग सीजन में एक एस्ट्रस साइकिल है तो बोलेंगे मोनोएस्ट्रस साइकिल, जैसी होती है फॉक्स में, लोमड़ी में और डियर में होती है। पॉलीएस्ट्रस साइकिल में क्या होता है, ब्रीडिंग सीजन में एक से ज्यादा एस्ट्रस साइकिल होती है। जैसे जितने भी हर्बीवोरस एनिमल्स हैं, रोडेंट्स है, कार्निवोरस है, सभी में पॉलीएस्ट्रस साइकिल होती है। तो वही लिखा हुआ है देखिए एस्ट्रस साइकिल में। occur in non-primates like herbivorous animals, rodents, carnivorous animals, etc. It occur only in breeding season. In non-breeding season, it becomes suspended. Suspended का मतलब रुक जाती है, called anastrum. ये स्पेलिंग गलत की, ए एन होगा यहाँ पर, ए एन लिख लो यहाँ पर, ए एन एस टी आर यू एम, एनेस्ट्रम। क्या बोलते हैं इसे? एनेस्ट्रम। हाँ, एनेस्ट्रम। in estrus cycle estrogen hormone level increase, so female desire for copulation called heating period of female. No blood loss occur in estrus cycle. estrus cycle में कोई blood loss नहीं होता। ठीक है, अब आता है टाइप्स ऑफ एस्ट्रस साइकिल। दो तरीके की होती है, मोनो एस्ट्रस साइकिल, पॉली एस्ट्रस साइकिल। सिंगल एस्ट्रस साइकिल अकर इन ब्रीडिंग सीजन। अगर ब्रीडिंग सीजन में केवल एक एस्ट्रस साइकिल चले तो मोनो एस्ट्रस साइकिल, जैसा एग्जांपल है फॉक्स, लोमड़ी और डियर, हिरन। पॉली एस्ट्रस में मैनी एस्ट्रस साइकिल अकर इन ब्रीडिंग सीजन, जैसा एग्जांपल है हर्बीवोरस एनिमल और रोडेंट्स।
क्लियर? सर इसमें भी टेम्परेचर हाई होता है ना, किसमें? ये एस्ट्रस साइकिल में? टेम्परेचर हीटिंग पीरियड है बेटा, टेम्परेचर तो रहेगा ही। ठीक है, अगला है। सर हाँ सर जब कोई ब्लड लॉस नहीं हो रहा तो सर कोई कोई तो फ्लूइड जो होगा ना, जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल में होता है ब्लड का लॉस होता है, तो इसमें किस चीज का लॉस होता है सर ब्लड की जगह? इसमें किस चीज का लॉस नहीं होता। ठीक है, तो इसमें कोई किस चीज, फ्लूइड नहीं निकलता सर बॉडी से? वो बेटा म्यूकस व्यूकस निकलता है, वो एक अलग चीज है, वो तो होता ही है। ओके सर। ठीक है ना, एस्ट्रोजन का इफेक्ट तो आएगा ही ना बॉडी के ऊपर। चलिए अगला है टाइप्स ऑफ एग। तो बेटा जो एग होता है पहले एग की स्ट्रक्चर देख लीजिए। देखिए एग के दो पार्ट होते हैं, सबसे ऊपर की तरफ एनिमल पोल होता है जिसके अंदर न्यूक्लियस होता है, नीचे की तरफ वेजाइटल पोल होता है जिसमें योक होता है। आप लोगों ने अंडे के अंदर एक येलो कलर का पार्ट देखा होगा, उसे योक कहते हैं। ठीक है, यस सर। हाँ। तो वेजाइटल पोल के अंदर योक होता है और एनिमल पोल में क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस। ठीक है, तो अब देखिए सबसे पहले हम डिवाइड कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ योक। अमाउंट ऑफ योक के बेस पे ए लिसाइथल एग, माइक्रोलिसाइथल एग, मीजोलिसाइथल एग और मैक्रोलिसाइथल एग। ए लिसाइथल, ए का मतलब अब्सेंट, लिसाइथल मतलब योक। जिस एग के अंदर योक नहीं होता उसे ए लिसाइथल एग बोलते हैं, यानी कि नो योक प्रेजेंट। जैसा एग्जांपल है ह्यूमन एग। ह्यूमन का जो एग होता है वो कैसा होता है, ए लिसाइथल एग होता है। माइक्रोलिसाइथल एग, माइक्रो मतलब लिटिल, लिसाइथल मतलब योक, यानी कि लिटिल अमाउंट ऑफ योक प्रेजेंट है अगर एग के अंदर तो बोलेंगे माइक्रोलिसाइथल एग। जैसा एग्जांपल है स्टारफिश और सी अर्चिन। मीजोलिसाइथल एग, मीजो मतलब मॉडरेट, ना ज्यादा ना कम, यानी कि मॉडरेट अमाउंट ऑफ योक प्रेजेंट है अगर एग के अंदर तो बोलेंगे मीजोलिसाइथल एग। जैसा एग्जांपल है एम्फीबियंस। जो एम्फीबियंस होते हैं उनके एग मीजोलिसाइथल होते हैं। मैक्रोलिसाइथल, जब लार्ज अमाउंट में योग होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ योग प्रेजेंट, उन्हें बोला जाता है मैक्रोलिसाइथल एग। जैसा एग्जांपल है रेप्टाइल्स और बर्ड्स। क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। यस सर। अगला आता है ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ योग। पोजीशन ऑफ योग के बेस पे देखिए तीन तरीके का होता है, आइसोलिसाइथल एग, सेंट्रोलिसाइथल एग और टीलोलिसाइथल एग। अगर जैसे ये एक एग है, एग तो सिंगल सेल्ड होता है ना, तो एग के अंदर अगर एग के अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर अगर पूरे साइटोप्लाज्म में होमोजीनियसली डिस्ट्रीब्यूट है योग, तो हम उसको नाम देंगे आइसोलिसाइथल एग। अगर बिल्कुल सेंटर में योग है तो हम बोलेंगे सेंट्रोलिसाइथल एग, और अगर एग के एक साइड में योग प्रेजेंट है, एक किनारे पे है, तो हम बोलेंगे टीलोलिसाइथल एग। तो देखो लिखा है योग होमोजीनियसली डिस्ट्रीब्यूट थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म। अगर पूरे साइटोप्लाज्म में योग होमोजीनियसली डिस्ट्रीब्यूट है तो बोलेंगे आइसोलिसाइथल एग। जैसे एग्जांपल कहाँ मिलता है, ये हार्डमानिया में मिलता है और ब्रेंकियोस्टोमा में मिलता है। सेंट्रोलिसाइथल एग, योग कंसंट्रेट एट ए सेंटर, अगर योग केवल एग के सेंटर में प्रेजेंट है तो बोलेंगे सेंट्रोलिसाइथल एग। जैसा एग्जांपल है इंसेक्ट एग, इंसेक्ट जैसे कॉकरोच का जो एग होता है वो भी सेंट्रोलिसाइथल है। टीलोलिसाइथल में योग कंसंट्रेटेड एट वन पोल ऑफ एग, अगर एक पोल की तरफ शिफ्ट हो जाए योग, एक ही साइड में शिफ्ट हो जाए, तो आप क्या नाम दोगे उसे, टीलोलिसाइथल एग। जैसा एग्जांपल है बर्ड्स एग और रेप्टाइल्स एग। बताइए क्लियर हुआ नहीं हुआ? यस सर। यस सर। चलिए अगला आता है क्लिडोइक एग। देखिए क्लिडोइक एग की बात करते हैं। देखो आप लोगों ने मुर्गी का अंडा देखा होगा, तो मुर्गी के अंडे के बाहर की तरफ एक सफेद रंग का कोल होता है यस जिसको हम सर। उतारते हैं, है ना, वो होती है यस सर। कैलकेरियस शेल। क्या होती है वो, कैलकेरियस शेल। कैलकेरियस शेल क्यों कहा, कैलकेरियस सर। कैलकेरियस क्यों कहा, क्योंकि वो कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। और जो भी कैल्शियम कार्बोनेट की चीज बनी होती है वो हमेशा हार्ड होती है ना। तो ये जो कैलकेरियस शेल है ये कौन बनाती है, जो मुर्गी होती है यानी कि ठीक है, उसके यूट्रस में शेल ग्लैंड होती हैं, और वो शेल ग्लैंड जो है उस अंडे के चारों तरफ कैलकेरियस शेल बनाती हैं। तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, एग इज सराउंडेड बाई कैल्शियम कार्बोनेट कवरिंग कॉल्ड कैलकेरियस शेल विच इज सेक्रीट फ्रॉम शेल ग्लैंड ऑफ यूट्रस। कौन बनाता है इसको, शेल Cell ग्लैंड gland। ऑफ यूट्रस। अगला आता है एग मेम्ब्रेन। ठीक है, तीन तरीके की बेटा एग मेम्ब्रेन होती है, एक होती है प्राइमरी एग मेम्ब्रेन, एक होती है सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन, एक होती है टर्सरी एग मेम्ब्रेन। ठीक है, प्राइमरी एग मेम्ब्रेन आप तब कहोगे जब एग खुद अपनी मेम्ब्रेन बनाएगा, यानी कि इट इज फॉर्म्ड बाय ओवम इटसेल्फ, यानी कि अगर एग यानी कि ओवम अपनी मेम्ब्रेन बनाए तो उसे बोलेंगे प्राइमरी एग मेम्ब्रेन। जैसे एग्जांपल है जोना पेलुसिडा लेयर इन मैमल्स। मैमल्स के अंदर जो जोना पेलुसिडा लेयर थी
वो प्राइमरी एग मेम्ब्रेन है, क्योंकि उसको कौन फॉर्म कर रहा है? ओवम। egg itself. ठीक है, ओवम इटसेल्फ। सेकेंडरी एग मैम वो होती है, इट इज फॉर्म्ड बाय फॉलिकल सेल ऑफ ओवरी। अगर ओवरी की फॉलिकल सेल्स लेयर बना रही हैं तो उसको बोलेंगे सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन। जैसे एग्जांपल है कोरोना रेडिएटा, मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा और थीका लेयर। वो जो 3 लेयर थी, कोरोना रेडिएटा, मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा और थीका लेयर, ये तीनों लेयर को कौन बनाता है? ओवरी की फॉलिकल सेल्स बनाती हैं, इसलिए सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन है। और जब से इनर मोस्ट जो लेयर थी जोना पेलिसिडा, वो थी प्राइमरी एग मेम्ब्रेन, क्योंकि उसको एग बना रहा था। नई बात समझ में आई? यस सर। Yes. और टर्सरी एग मेम्ब्रेन क्या है? टर्सरी एग मेम्ब्रेन वो होती है जो या तो ओविडक्ट बनाए, जो ओवरी से निकलती है ओविडक्ट, या तो वो बनाए, या कोई भी अदर एसेसरी जेनाइटल पार्ट बना रहा है मैटरनल का, मदर का, तो वो टर्सरी एग मेम्ब्रेन। जैसे कैलकेरियस शेल, कैलकेरियस शेल कौन बना रही थी? शेल ग्लैंड ऑफ यूट्रस। यूट्रस। तो यानी कि ये क्या हो गई? टर्सरी। तो देखो लिखा है इट इज फॉर्म्ड बाय ओविडक्ट एंड अदर एसेसरी जेनाइटल पार्ट ऑफ मैटरनल। मैटरनल मतलब मदर, मदर का कोई भी पार्ट अगर बना रहा है तो उसको बोलेंगे टर्सरी एग मेम्ब्रेन। जैसे एग्जांपल है कैलकेरियस शेल। क्लियर है? यस सर। सर Yes. हाँ सर मुर्गी का अंडा भी तो फिर वो होता है ना, वो सेंट्रल वाला, हाँ, क्या चीज? जो आपने वो बताया ना 3 तरीके के होते हैं, आइसो और एक टीलो, और फिर सेंट्रल वाला, तो फिर मुर्गी का अंडा वैसा ही होता है ना? मुर्गी का अंडा सेंटर में कहाँ आता है? सेंट्रल में तो Tilo. टीलोलिसाइथल होता है वो। बीच कभी में तो होता है। बीच में नहीं होता है, सही से देखिएगा अंडा End पे होता है. ठीक है। थोड़ा शिफ्ट होता है। ठीक है, तुमने अंडा आज फिर से अंडा काट के देखना। ठीक है, बीच में नहीं ठीक है। मिलेगा, टीलोलिसाइथल मिलेगा। हाँ जी बेटा। सर ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक चीज बता दो। क्या? सर जो 1st to 5th डे होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के, उसके बाद सर 5th to 14 डे के बीच में क्या होता है? पहली बात तो 5 to 14 नहीं बोलते, 6 to 14 बोलते हैं, 6 to 13 बोलते हैं। अच्छा 6 to 13 के बीच में एक बार बता दो सर। एस्ट्रोजन हार्मोन बढ़ जाता है जो एंडोमेट्रियोमोल की थिकनेस बढ़ा देता है। सिर्फ यही होता है सर? हाँ, और क्या होगा? न्यू ब्लड वेसल्स बने लगेंगी। ठीक है सर। ठीक है सर एक हाँ। एक क्वेश्चन सर, बेटा वो जो तुमने पढ़ा है, भगवान तुमने तो पढ़ाना मुश्किल कर दिया मुझे आज। मैं सर एंट्रम होता है, उसका वर्क क्या होता है एंट्रम का? उसमें आपने एंट्रम का कोई काम नहीं होता बेटा। जैसे सेल के अंदर आपने सुना है वैक्यूल होती हैं सेल के अंदर। यस यस सर। सर, वैक्यूल। सेम इसी तरीके से, बस फ्लूइड फिल्ड स्पेस है और कोई खास काम नहीं है। ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं फर्टिलाइजेशन। तो अभी तक हम लोगों की जर्नी में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया, उसके बाद हम लोगों ने पूरा गैमेटोजेनेसिस पढ़ा, उसके बाद हमने अब जो है उसके मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ा। अब आता है हमारा फर्टिलाइजेशन। क्या आता है अब अगला टॉपिक? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन में पहले सबसे पहले फिजिकल और केमिकल इवेंट स्टार्ट करेंगे, उसके बाद बाकी चीजें करेंगे। चलिए फर्टिलाइजेशन स्टार्ट करते हैं। तो बेटा क्या होता है कि जब स्पर्म, देखिए अब क्या हुआ, मेल और फीमेल के बीच में कोपुलेशन हुआ, इंटरकोर्स हुआ, और मेल से जो स्पर्म है वो पेनिस से रिलीज होकर वेजाइना में चले गए। तो जब वेजाइना में स्पर्म जाएंगे तो वो स्पर्म शुरुआत में डायरेक्शन लेस होते हैं, उनको कोई डायरेक्शन का नहीं पता। ठीक है, डायरेक्शन लेस है, तो उनको कैसे पता लगेगा कि किस साइड में जाना है, राइट फैलोपियन ट्यूब में जाना है या लेफ्ट में? क्योंकि क्योंकि राइट साइड से या तो ओवम रिलीज होगा एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में, और दूसरी मेंस्ट्रुअल साइकिल में लेफ्ट साइड में होगा। तो ऐसा भी तो हो सकता है राइट साइड से वो ओवम रिलीज हुआ हो और वो लेफ्ट में चले जाए। तो उनको कौन अट्रैक्ट करेगा कि राइट साइड में ही जाना है? तो उनको अट्रैक्ट करेंगे केमिकल्स। कौन अट्रैक्ट करेंगे? Chemical. हाँ, जो ओवम होते हैं फैलोपियन ट्यूब में, उन ओवम के यानी कि एग के आगे की तरफ एक रिसेप्टिव कोन बन जाती है। क्या बन जाती है? रिसेप्टिव कौन? हाँ, और इस रिसेप्टिव कोन से कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं, जैसे एंड्रोगैमोन्स और गैमोगैमोन्स। एंड्रोगैमोन्स और गैमोगैमोन्स जो है केमिकल्स रिलीज होते हैं, और ये जो केमिकल्स होते हैं, ठीक है,
इन केमिकल्स के थ्रू ये स्पर्म जो है ओवम की तरफ अट्रैक्ट होता है, क्योंकि जो स्पर्म होता है, स्पर्म में जो आगे की तरफ एक्रोसोम होता है, उस एक्रोसोम के ऊपर कीमो रिसेप्टर्स होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? कीमो रिसेप्टर्स। हाँ, तो वो कीमो रिसेप्टर्स इस केमिकल को क्या कर लेते हैं? आइडेंटिफाई कर लेते हैं। इस केमिकल को क्या कर लेंगे? आइडेंटिफाई कर लेंगे, ठीक है, और इसकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे, इसकी तरफ रिसेप्टिव कोन की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे स्पर्म। तो इस मूवमेंट को नाम देंगे कीमोटैक्टिक मूवमेंट। क्या बोलेंगे? कीमोटैक्टिक मूवमेंट। हाँ, कीमोटैक्टिक क्यों कहा? टैक्टिक का मतलब होल बॉडी मूव कर रही है। अगर एक पार्ट मूव करता तो बोलते हैं कीमोट्रॉपिक मूवमेंट, ठीक है। तो यहाँ कीमोटैक्टिक मूवमेंट हुआ, तो वही चीज है। पहला इवेंट क्या हुआ? स्पर्म जब रिलीज हुआ तो क्या हुआ? स्पर्म मूव्स टुवर्ड्स द रिसेप्टिव कोन ऑफ ओवम बाय कीमोटैक्टिक मूवमेंट। क्लियर? बोलिए। यस सर। अब सेकंड स्टेप क्या होगा? फर्टिलाइजीन एंड एंटी फर्टिलाइजीन रिएक्शन। फर्टिलाइजीन एंड एंटी फर्टिलाइजीन रिएक्शन। बेटा फर्टिलाइजीन, इसने इंग लिख दिया, बच्चे बड़े बड़े बेकार बच्चे हैं, पता नहीं स्पेलिंग में नहीं लिख पाते। फर्टिलाइजीन ZINE होता है, ठीक है। फर्टिलाइजीन एंड एंटी फर्टिलाइजीन रिएक्शन। क्लियर? यस सर। ठीक है। यस सर। तो बेटा जैसे ही स्पर्म ओवम की रिसेप्टिव कोन पे जाके चिपकेंगे, अब कैसे पता लगेगा? अब ये तभी यहां पे फर्टिलाइजेशन होगा जब सेम स्पेसीज का स्पर्म होगा। क्या पता किसी दूसरी स्पेसीज का स्पर्म आ गया हो इंटरकोर्स की वजह से, तो सेम ही स्पेसीज के स्पर्म में ही तो, स्पर्म और ओवम के बीच में ही तो फर्टिलाइजेशन होता है। अरे बोलिए। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, यानी कि ये इंट्रा स्पेसिफिक रिएक्शन होगी, यानी कि अब रिकॉग्नाइजेशन होगा कि सेम स्पेसीज का स्पर्म आया है या दूसरी स्पेसीज का स्पर्म तो नहीं आ गया। तो अब क्या होगा? ओवम की रिसेप्टिव कोन से फर्टिलाइजीन रिलीज होगा और स्पर्म के एक्रोसोम से एंटी फर्टिलाइजीन रिलीज होगा। अगर ये दोनों आपस में मिलकर फर्टिलाइजीन एंटी फर्टिलाइजीन कॉम्प्लेक्स बना लिया तो इसका मतलब ये इंटर स्पेसिफिक रिएक्शन है, यानी कि सेम स्पेसीज का स्पर्म आया है। अगर ऐसा है तो ये यहाँ पे चिपक जाएगा और फर्टिलाइजीन और एंटी फर्टिलाइजीन कॉम्प्लेक्स बना लेगा, और अगर मैचिंग नहीं होगी तो फिर इस स्पर्म के ऊपर यहाँ पे WBC सेल्स आके अटैक कर देंगे, उसको किल कर देंगे। नई बात समझ में आई? यस। यस सर। बात समझ में आई नहीं आई? पकड़ रहे हो ना बातों? यस सर। ठीक है। तो इसकी वजह से यानी कि जैसे ही फर्टिलाइजीन एंटी फर्टिलाइजीन कॉम्प्लेक्स होगा तो स्पर्म क्या है, रिसेप्टिव कोन के ऊपर क्या हो जाएगा? स्टेबलाइज हो जाएगा। तो देखो लिखा है इट हेल्प्स टू स्टेबलाइज स्पर्म ओवर द रिसेप्टिव कोन ऑफ ओवम। क्लियर? यस सर। यस सर। अब थर्ड स्टेप होगा एक्रोसोमल रिएक्शन। एक्रोसोमल रिएक्शन में क्या होगा? मेरी बात को समझिए। अब एक्रोसोम जो है स्पर्म का, वो स्पर्म लाइसिन रिलीज करेगा। अब ये जो स्पर्म लाइसिन है इसके अंदर 3 एंजाइम होंगे। पहला एंजाइम है हाइलोरुनिडेज, सेकंड एग्जांपल है कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, और तीसरा है जोनालाइसिन जिसको बोलते हैं एक्रोसिन। कौन कौन से एंजाइम है, नाम बताओ? हाइलोराइडिन, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, जोनालाइसिन और एक्रोसिन। तो हाइलोरुनिडेज क्या करेगा? अब आपको पता है जो ओवम रिलीज हुआ तो उसमें 3 लेयर थी, मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा, कोना रेडिएटा और जोना पेलुसिडा। तो मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा को तो डिसॉल्व कर देगा हाइलोरुनिडेज, यानी कि डिसॉल्व ग्रेनुलोज टिश्यू। कोना पेनिट्रेटिंग कोना रेडिएटा को डिसॉल्व कर देगा, और जोना लाइसिन या एक्रोसिन डिसॉल्व कर देगा जोना पेलुसिडा को। नई बात समझ में? यस सर आ गई। आ गई। यस सर। स्पर्म अंदर एंटर कर जाएगा। नई बात से एक स्पर्म अंदर एंटर कर जाएगा। अब जैसे ही स्पर्म एक एंटर करेगा तो दूसरे जो स्पर्म है, ये स्पर्म सपोज यहाँ एंटर कर गया, तो बाकी स्पर्म भी तो यहाँ पे आके चिपक जाएंगे, वो भी तो एंटर कर सकते हैं। तो उनको रोकने के लिए अब यहाँ पे क्या होगी? कॉर्टिकल रिएक्शन। क्या होगी यहाँ पर? कॉर्टिकल रिएक्शन। अगला स्टेप क्या होगा? कॉर्टिकल रिएक्शन। कॉर्टिकल रिएक्शन। तो कॉर्टिकल रिएक्शन में 2 मैकेनिज्म होती हैं, एक होती है फास्ट ब्लॉक, एक होती है स्लो ब्लॉक। सबसे पहले फास्ट ब्लॉक होगी। फास्ट ब्लॉक में क्या होगा?
ड्यू टू स्ट्राइक ऑफ स्पर्म टू ओवम सोडियम चैनल ओपन सो डीपोलराइजेशन अकर। मतलब क्या हुआ, जैसे ही एक स्पर्म इस ओवम, जो सबसे पहले स्पर्म इसको स्ट्राइक करेगा, ठीक है, तो क्या होगा, बाहर से सोडियम आयंस अंदर की तरफ आ जाएंगे, जिसकी वजह से अंदर पॉजिटिव और बाहर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, और उससे ओवम क्या हो जाएगा, डीपोलराइज्ड हो जाएगा। नहीं बात समझ में आई? यस सर। ठीक है। अब जैसे ही डीपोलराइज्ड होगा, तो डीपोलराइज्ड होना फास्ट ब्लॉक कहलाएगा, उसके बाद स्टार्ट हो जाएगा स्लो ब्लॉक। अब स्लो ब्लॉक में क्या होगा, देखो, जोना पेलिसुडा लेयर, ये जो अंदर की लेयर है, सबसे फर्स्ट लेयर, सेकंड, थर्ड लेयर जो है अंदर की तरफ, जोना पेलिसुडा, इसके नीचे जो ग्रेन्यूल्स होते हैं उनको बोलते हैं कॉर्टिकल ग्रेन्यूल। क्या बोलते हैं? कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स। हाँ, ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल बाहर से कैल्शियम को एब्जॉर्ब कर लेंगे, और कैल्शियम के भरने की वजह से ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स क्या हो जाएंगे, बस्ट हो जाएंगे। और जैसे ही कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स बस्ट होंगे, अलोंग विद जोना पेलिसुडा, वो जोना पेलिसुडा के साथ मिलकर एक चारों तरफ लेयर बना लेंगे, जिस लेयर को आप नाम दोगे फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। नहीं बात समझ में? यस सर। यस सर। अब बाकी जो स्पर्म है, वो उनके पास स्पर्म लाइसिन तो है, वो उन तीन मेम्ब्रेन को तो डिसॉल्व कर सकता है, मेम्ब्रा ग्रेनुलोसा, कोना रेडिटा और जोना पेलिसुडा, तीनों लेयर को डिसॉल्व कर सकता है, लेकिन फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन को डिसॉल्व नहीं कर सकता। इसका मतलब वो स्पर्म केवल चिपके रह जाएंगे। बाकी जो एक स्पर्म था वो तो एंटर कर गया था पहले ही, ठीक है, तो बाकी स्पर्म को फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन ने रोक दिया, यानी कि पॉलीस्पर्मी को रोक दिया, चेक पॉलीस्पर्मी। इस तरीके से फास्ट ब्लॉक और स्लो ब्लॉक ने मिलकर पॉलीस्पर्मी को रोक दिया। नहीं बात समझ में आई? यस सर। अब ये जो स्पर्म चिपके हुए हैं, इनके ऊपर WBC सेल्स अटैक करके इनको किल कर देंगे, खत्म कर देंगे, यस सर। ठीक है। अब यस सर। इसका मतलब ओवम के अंदर केवल एक ही स्पर्म एंटर करा। अब स्पर्म एंटर करेगा तो उसे बोलेंगे स्पर्म पाथ। तो वो तीन पाथ वहां पे करेगा, एक करेगा पेनिट्रेशन पाथ, एक करेगा फर्टिलाइजेशन पाथ, एक कोपुलेटरी पाथ। तो जैसे ये ओवम है, ठीक है, तो इधर से जैसे स्पर्म ने एंट्री की, तो एंट्री ऑफ स्पर्म, तो इसमें तीन पाथ होंगे, PP का मतलब पेनिट्रेशन पाथ, FP का मतलब फर्टिलाइजेशन पार्ट, CP का मतलब कोपुलेटरी पाथ। तो एग में नीचे की तरफ यहां पर योक है, और ऊपर की तरफ एनिमल पोल है, और एनिमल पोल में मैंने आपको क्या बताया था, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो जैसे ही स्पर्म यहां पर एंटर करेगा, तो जहां से स्पर्म एंटर करेगा उसके अपोजिट में एक एरिया बन जाएगा, जिसको नाम देंगे ग्रे क्रिसेंट एरिया। क्या बोलेंगे? ग्रे क्रिसेंट एरिया। ग्रेट क्रिसेंट एरिया। तो ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि ग्रे क्रिसेंट एरिया फॉर्म्ड एट अपोजिट टू द स्पर्म एंट्री, जहां से स्पर्म एंटर करता है उसके अपोजिट में ग्रे क्रिसेंट एरिया बनता है ऑलवेज। याद रखेंगे आप लोग? नहीं? ठीक है, अरे बोलो बेटा। यस सर। मैं तो आवाज में निकल रही, तुमसे नहीं झेल रहा कुछ भी, यही बंद कर दूंगे पढ़ाई। अरे बोलो, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? यस सर। तो जैसे ही हाँ, तो सबसे पहले जो स्पर्म एंटर करेगा उसे बोलेंगे पेनिट्रेशन पाथ, यानी कि ये एंट्री ऑफ स्पर्म को बताएगा। तो बेटा जो ह्यूमन का एग होता है उसके अंदर होल स्पर्म एंटर, पूरा स्पर्म एंटर करता है, यानी कि ह्यूमन के केस में एग के अंदर होल स्पर्म एंटर करता है। लेकिन कुछ ऐसे एनिमल्स हैं, जैसे फ्रॉग की बात करते हैं, तो उनमें टेल बाहर रह जाती है, बाकी पार्ट अंदर एंटर करता है। लेकिन चूंकि हम ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो ह्यूमन फिजियोलॉजी में हम ह्यूमन पढ़ रहे हैं, तो ह्यूमन के अंदर एग के अंदर होल स्पर्म एंटर करेगा। यस या नो? यस सर। हाँ, तो होल स्पर्म एंटर करेगा, तो जैसे जैसे स्पर्म अंदर की तरफ एंटर करेगा, उस पाथ को आप नाम दोगे पेनिट्रेशन पाथ, यानी कि वो एंट्री ऑफ स्पर्म को बताएगा। नई बात समझ में आई? यस सर। उसके बाद वो क्या करेगा, स्पर्म योक जो होता है, ठीक है, देखो बेटा, वैसे तो ह्यूमन का एक हमने जो डाला है वो ए लिसाइथल एग में डाला है, यानी कि उसके अंदर योक नहीं होता। लेकिन मेडिकल कॉलेज में ये लिखा हुआ है कि ह्यूमन के अंदर माइक्रो लिसाइथल एग होता है, क्योंकि विदाउट योक एग एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। तो यहां पर अब एंट्री करेगा जब स्पर्म, तो स्पर्म योक से क्या लेगा, फूड को इनटेक करेगा, यानी कि एनर्जी को इनटेक करेगा, यानी कि टेकन न्यूट्रिशन। तो उस पाथ को हम नाम देंगे फर्टिलाइजेशन पाथ। क्या नाम देंगे? फर्टिलाइजेशन पाथ।
हाँ, उसके बाद जो स्पर्म है, स्पर्म का सारा पार्ट डीजनरेट हो जाएगा और स्पर्म के हेड का जो न्यूक्लियस है वो ओवम के न्यूक्लियस के साथ फ्यूज हो जाएगा, यानी कि मिक्सिंग ऑफ न्यूक्लियस हो जाएगा ओवम एंड स्पर्म। उसको कहेंगे सॉरी, उसको बोलेंगे एम्फीमिक्सिस। क्या बोलेंगे? एम्फीमिक्सिस। एम्फीमिक्सिस। नई बात समझ में आई भाई? पेनिट्रेशन पीपी पेनिट्रेशन पाथ ने क्या बताया? एंट्री ऑफ स्पर्म। उसके बाद स्पर्म ने योग से न्यूट्रिशन को इनटेक किया, उसको हमने नाम दिया फर्टिलाइजेशन पाथ। और उसके बाद स्पर्म के जितने भी पार्ट थे सब डीजनरेट हो गए और हेड के अंदर जो न्यूक्लियस था वो न्यूक्लियस ओवम के न्यूक्लियस के साथ फ्यूज हो गया, यानी कि उनमें एम्फीमिक्सिस हो गया, यानी कि दोनों जो न्यूक्लियस थे वो फ्यूज हो गए और फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस और फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो गया। नई बात समझ में आई? यस सर, आ गई। आ गई? बोलिए। और जैसे ही फर्टिलाइजेशन होगा क्या बन जाएगा? जायगोट बन जाएगा, जिसको हम नाम देते हैं फर्टिलाइज्ड एग। जायगोट भी कह सकते हैं उसको, फर्टिलाइज्ड एग भी कह सकते हैं। बोलो हाँ या ना? यस ठीक है, यस सर। बन गया जायगोट? अरे बोलिए। यस सर। तो कौन कौन से स्टेप रहे इसके अंदर फर्टिलाइजेशन में? सबसे पहले एंट्री ऑफ स्पर्म हुई। सबसे पहले क्या हुआ? अरे आप लोग पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे हो भाई, मैं सिखा के इसको एंट्री डांट खा जाओगे सारे के सारे। मैं सिखा के छोड़ूंगा। पहला स्टेप क्या था? जल्दी बोलिए। एंट्री ऑफ स्पर्म। एंट्री ऑफ स्पर्म। पेनिट्रेट पाथ। भाई तुम पढ़ भी नहीं पा रहे हो, तुम्हारे सामने लिखा हुआ है तुम्हारे फर्स्ट स्टेप क्या होगा? chemotactic movement, so move towards the receptor cone of ovum. बच्चों इंग्लिश नहीं पढ़ पा रहे हो? कीमोटैक्टिक मूवमेंट। इंग्लिश नहीं पढ़ पा रहे हो तुम? सामने लिखे हुए तुम मेरी मेहनत खराब कर रहे हो भाई। सबसे पहले स्पर्म रिलीज हुए, मैं हिंदी में बता देता हूँ, देसी भाषा में बताता हूँ। स्पर्म रिलीज होके कहाँ आ गए? वेजाइना में आ गए। उसके बाद स्पर्म जो थे वो डायरेक्शन लेस थे, तो सबसे पहले स्पर्म को किसने अट्रैक्ट किया? केमिकल्स ने अट्रैक्ट किया, कीमोटैक्टिक मूवमेंट हुए। उसके बाद स्पर्म कहाँ पहुंच गए? ओवम की रिसेप्टिव कोन पे पहुंच गए। रिसेप्टिव कोन के साथ उन्होंने फर्टिलाइजिन एंटी फर्टिलाइजिन रिएक्शन बना ली। उसके बाद थर्ड स्टेप क्या हुआ? एक्रोसोमल रिएक्शन। उसने स्पर्म लाइसिन रिलीज किए, उन्होंने क्या कर दी? फॉलिकल लेयर्स को डिसॉल्व कर दिया। उसके बाद चौथा स्टेप क्या हुआ? कॉर्टिकल रिएक्शन, जिसमें फास्ट ब्लॉक और स्लो ब्लॉक हुआ, जिसमें फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन बन गई, जिसने पॉलीस्पर्मी को रोक दिया। उसके बाद फिर अगला स्टेप क्या हुआ बताइए? उसके बाद क्या हुआ बेटा बताइए? स्पर्म के एंटी हो गए। एंट्री ऑफ स्पर्म हुआ, ठीक है। तो उसके 3 पाथ हो गए, पेनिट्रेशन पाथ, उसके बाद फर्टिलाइजेशन पाथ और फिर कोपुलेटरी पाथ और फिर जायगोट बन गया। नहीं बात समझ में आई अभी भी आपको? यस सर। यस सर। Yes. ठीक है। यस सर। देखो बेटा, Yes, मुझे शुरुआत में पढ़ाने में बड़ा मजा आया था, शुरू के 1 घंटे में। उसके बाद तुम्हारी जो एनर्जी लॉस होती है ना, ये मजा नहीं बांधता मेरे अंदर। मुझे चाहिए एनर्जी। मुझे ऐसे भूखा आदमी चाहिए जिसको मैं खाना खिला सकूं। पेट भरा हुआ आदमी नहीं चाहिए जिसको जीवन में कुछ नहीं करना। शुरुआत में तुमने 1 घंटे बहुत जबरदस्त तरीके से एनर्जी दिखाई थी, मुझे मजा आ रहा था पढ़ाने में। उसके बाद जो तुमने एनर्जी लॉस की है ना, तुम जो थक जाते हो, ये जीवन में ये तुमको आगे नहीं बढ़ाएगा कभी भी। अगर जीवन में आगे बढ़ना है ना तुमको, तो तुम्हें ना भूख रखनी पड़ेगी सीखने की। बात समझ रहे हो? राजा बाबू की तरह अगर बैठोगे तो बेटा राजा बाबू ही बन के रह जाओगे जिंदगी भर के लिए। आप लोगों को आना आगे आगे सीखना पड़ेगा चीजों को, क्योंकि मैं बहुत डीप ले जाने की कोशिश करता हूं, लेकिन आप डीप जाना ही नहीं चाहते। मेरा उत्साह नहीं बढ़ाते आप लोग। जिस उत्साह के साथ मैं पढ़ाता हूं, आप अपनी और मेरी कंपेयर करके देखिए, आपको लगेगा टीचर के अंदर तो ज्यादा उत्साह है, हमारे अंदर उत्साह ही कम है। मेरी गलती है बेटा ये सारी? Yes, sir. मेरी गलती है? नो सर। गलती है। No, sir. मेरी आवाज भी नहीं निकल रही ऐसे। नो सर। मैं एक काम करो, क्लास खत्म कर देते हैं, तुम ना पढ़ के आना खुद से। तुमसे नहीं होगा भाई। नो सर। तो मैं तो वही चाहिए, रट्टा तोता वाला हिसाब की, बस अपना आए और अपना कहानी से सुनाई। नो सर। नो सर। ठीक है ना? एक एक चीज ना जितना डिटेल में पढ़ा रहा हूँ तो वो बुकों में नहीं मिलेगी, और क्वेश्चन ऐसे धड़ाके से होंगे, लेकिन वो क्वेश्चन तो तब होंगे ना जब आप इंटरेस्ट क्रिएट करोगे अपना। आप इंटरेस्ट क्रिएट, आप एनर्जी नहीं है आप में यार।
मुझे 2 घंटे लगातार मैं बोल रहा हूँ, मैं तो थकावट ही नहीं हुई, तुम्हें सुनने में थकावट हो जाती है यार। नहीं सर, बहुत अच्छा सेशन था आज। नहीं, सेशन इससे भी अच्छा हो सकता था और बेटर हो सकता था, लेकिन उसमें क्या होता है ना, सामने इंटरेक्शन बनता है बीच में। भाई आप किसी के सामने बैठ जाओ, मैंने 2 बातें सामने वाले को कही, 2 बातें अगर वो कहे, फिर तीसरी बात हम कहेंगे, चौथी बात उसने कही, तो हमारे बीच में एक इंटरेक्शन बना और हमें बात करने का मन करेगा। अब सपोज मैं बोल रहा हूँ, सामने वाला कुछ बोल ही नहीं रहा, तो आप 2 बात कहोगे, 3 फिर कहेगा बड़ा घमंडी आदमी है, चुप हो जाओ, इससे अच्छा बना ही नहीं इंटरेक्शन। नहीं सर, ये जो आप लास्ट टॉपिक आपने बताया ना, इसमें थोड़ा सा अजीब टर्म्स थी, इस वजह कुछ से अजीब टर्म्स नहीं है, कुछ अजीब टर्म्स नहीं है, हमारी साइकोलॉजी में दिक्कत है। हम जिस चीज को हार्ड समझ लेते हैं वो हार्ड हो जाती है, जिस चीज को आसान समझ लेते हैं आसान। हमारी साइकोलॉजी का खेल है बेटा। आप अगर इसे आसान तरीके से सुनते, अगर मैं पहले ही कह यस देता सर। ना, मैं पहले ही कह देता ये टॉपिक बहुत आसान है, तो आपको वो आसान लगता, आप कहते बाद में वाह सर बहुत आसान था। और अगर मैंने अब नहीं ऐसा वर्ड बोला तो आप लोगों को वो चीज हार्ड लग गई। सारा खेल साइकोलॉजी का है। सर अब अपने आ गया सर समझ में सर। ठीक है, यस आ गया। अभी अभी फर्टिलाइजेशन में और बहुत कुछ सीखना बाकी है, ये मत समझना कंप्लीट हो गया। अभी मुझे फर्टिलाइजेशन के इसके सिग्निफिकेंस बताने हैं, क्यों फर्टिलाइजेशन हुआ, कैसे सेक्स डिटरमाइन हुआ, कैसे बहुत सारी चीजें जो सीखने के लिए फर्टिलाइजेशन में है वो सब बताने हैं। लेकिन ये मैं तभी बता पाऊंगा जहां तक मैंने पढ़ाया, जब यहाँ तक आप पढ़ पाओगे, क्योंकि इसके बाद की कहानी और बड़ी है। इसके बाद मैं स्टार्ट करूंगा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। आप देख रहे हो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट किस तरीके से दे रखा है मैंने, यस सर। ठीक है। आपने कभी जिंदगी में नहीं पढ़ा होगा ऐसा जिस तरीके से पढ़ाऊंगा, लेकिन ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट तभी पढ़ा पाऊंगा जब पिछला सब पढ़ कर आओगे, क्योंकि ओके दो, सर। वरना तो कहानी खराब हो जाएगी। तो यस बताओ बेटा, प्रॉमिस करते हो सब लोग कर लाओगे? यस सर। यस 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 सर। बाकी देखो सर लड़के, एक लड़के की आवाज नहीं है, एक Yes, लड़के की sir. आवाज। सर, कल ही तो है हमारी क्लास, सुबह 8 Yes, sir. बजे मिलेंगे Yes, ना, sir. तब यस सर। नहीं तब सुन लेना। नहीं, कल नहीं है बेटा क्लास, कल आपकी एक्स्ट्रा क्लास नहीं है, इस सैटरडे में नहीं है क्लास। अच्छा नहीं Thank है? you, sir. ओके हाँ यस सर। ठीक है, चलो अच्छा है ये भी तुमने सर। पूछा। हाँ सर Thank you, sir. हाँ सर एक हाँ क्वेश्चन, आपने बताया था कि एलिसाइकल होता है ह्यूमन एग, लेकिन फिर बाद में आपने बताया योग वाला होता है, आप तो छोड़ फिर दो, कौन आप सा आंसर छोड़ देंगे? आप